आज के सेशन चूंकि महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर एस आर के सिंह सर भी जुड़े हैं। और अध्यक्षता कर रहे आदरणीय जगदीश पटेल जी भाई साहब। और विशेष अतिथि के रूप में सुमन मुथा बहन जी जब जुड़े हैं। तो मैं इसमें बताना चाहूंगा सर आपको कि अभी तक क्या प्रोग्रेस है, चूंकि आप इसके महत्वपूर्ण अंग हैं। शुरू से आप मार्गदर्शक भी रहे हैं और आपके गाइडेंस में और मार्गदर्शन में ही ये लगभग पूरे कोर्सेज डिजाइन हुए हैं। और आपसे सतत पिछले 3 वर्षों से हम सभी मार्गदर्शन भी लेते रहे हैं, क्योंकि आपका वृहद अनुभव इस फील्ड में। तो इसमें स्टेप 1 में जो ट्रेन हमारा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, अलग अलग मॉडल 37 है। बट सभी 37 मॉडल पे जो हम अप्लाई करते हैं कि उनकी अभिरुचि, हॉबी क्या है, उनका स्किल क्या है, और लोकल रिसोर्सेस जहाँ पे वो हैं वहाँ पे क्या है। इन तीनों का हम स्टेप 1 में एक कलेक्शन करते हैं उनके पास से। फिर स्टेप 2 में हम 5D 5S फॉर्मूला बना रखे हैं, जिसमें डिमांड को कैसे पकड़ना है उसके लिए 5D फार्मूला है, और सप्लाई को कैसे समझना है 5S फार्मूला है। तो इसको 9DS फार्मूला हमने बना रखा है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट के लिए पहले से पूर्व में पूर्ण योजना के साथ तैयार रहेंगे। फिर स्टेप 3 में आइडिया जनरेशन एंड इनोवेशन इंक्लूजन। आइडिया जनरेशन मतलब आउट ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट कैसे बन सकते हैं जो प्रोडक्ट मार्केट में चले, अपार्ट फ्रॉम द मल्टीनेशनल कंपनी या जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं, उनके ब्रांड्स के बावजूद भी आपका ब्रांड आउट ऑफ बॉक्स कैसे होगा। इस पे एक इनोवेशन को इंक्लूसिव करते हुए साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को भी बताते हैं। फिर मैपिंग, कुछ यदि गवर्नमेंट की योजना है तो उससे भी मैपिंग कराने की बात बताते हैं। फिर आपका यदि कुछ शुरू करना है तो एक प्राइमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पीपीआर या फिर डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, या कोई संक्षिप्त एक राइट अप जिसके बेसिस पे काम शुरू करना चाहते हैं, ये कराते हैं। फिर एक हैंड होल्डिंग भी इसमें करा रहे हैं। जैसे उद्यम आधार अभी फ्री चल रहा है, वो फ्री में उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, खुद ही करा लें। तो हम लोग स्टेप बताते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर या गवर्नमेंट की इस साइट पे जाके यहाँ क्लिक करने से एक डायरेक्ट प्रैक्टिकल सेशन में ऐसा। फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगी उनके, जो भी प्रोडक्ट छोटा बनाए बड़ा बनाए, फोकस इंटरेस्ट ग्रुप हो या कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, पैक्स हो, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हो, या वनधन विकास केंद्र हो। ऐसे जो भी हैं कैसे उनका प्रोसेस लेना है, और कितना उसमें कितने डायरेक्टर्स लगते हैं, क्या कागजात लगते हैं। जैसे पैक्स का रजिस्ट्रेशन वो जिला पंजीयक के पास जाके करा लें, ऐसा कुछ विषय बताते हैं। फिर ऑपरेटिंग के लिए प्लांट इन मशीनरी कहाँ से मिल पाएगी, उसके कुछ कोटेशन शेयर करते हैं, बाकी वो खुद भी देख सकते हैं कहाँ से मंगाना है, कैसे मंगाना है। और मार्केटिंग के लिए उनको लिंकेज कहाँ से मिल जाएगा। तो जो बड़ी कंपनियां जैसे जो चल रही है मार्केट में, अमेजन, फ्लिपकार्ट, या जो स्वदेशी हैं उनको लेकर के, और जो ऑफलाइन मार्केट है वॉलमार्ट, वी मार्ट या डी मार्ट, इन सब से भी कनेक्टिविटी, साथ में उसको लोकल भी कैसे मार्केट को पकड़ना है खुद ही, इसका भी टेक्निक्स देते हैं। और साथ में जो क्वालिटी लाइसेंसिंग या एक्सपोर्ट लाइसेंस ये बताते हैं। ये पूरे 9 स्टेप में हम बता रहे हैं। और जो अभी तक बता चुके हैं सर, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन कॉफी एंड मिलेट हाउस, मिलेट्स से रिलेटेड जो 9 मिलेट्स है, माइनर मिलेट्स और मेजर मिलेट्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। जैसे उपवास का इडली, उपवास का धोखा, हार्ट के लिए इडली, या जो उत्तपम, या फिर कोई खिचड़ी, सामा की उपवास की खिचड़ी, या मतलब बकला के दाल मिला करके, सामा और बकला के दाल से उपवास की खिचड़ी कैसे बनेगी। रेडी टू ईट खिचड़ी कैसे मार्केट में बेचेंगे, जिसमें सेंधा नमक और सामा और बकला का दाल रहेगा उपवास का, जिसको एक ही दाल होता है जो उपवास में काम आता है, बकला का दाल। तो इस प्रकार से हम उसमें करीब करीब हजारों प्रकार के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बताएं। और उसमें इंटरेस्ट भी बच्चों का आया, और कई लोग इसको अपने एरिया में शुरू करना चाहते हैं। इसमें हमने एक आउट ऑफ बॉक्स ये भी चीज बताई कि घर में रह के आप 500 दिन प्रति 5,000 रुपए में ही काम शुरू करके 50,000 पर मंथ कमा सकते हैं। अभी जो अलग अलग जोमेटो है, स्विगी है, जो ये घर भोजन सप्लाई करते हैं घरों में, तो इनके ऊपर घर में ही एक आप लीजिए, एक लाइसेंस ले लीजिए। वो कैसा लाइसेंस मिलेगा वो सब बताए हैं। और वो यदि प्रोडक्ट आउट ऑफ बॉक्स है और वो स्विगी जोमेटो इनके उसमें आ गई, तो उस शहर में वो सप्लाई कर सकते हैं। तो 5,000 रुपये लगा के 5,000 पर मंथ घर बैठे कैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में हमारा सेशन हो चुका और इसमें बहुत इंटरेस्ट आया है। फिर आयुष स्वरस और आयुष उत्पाद को लेकर के भी
हमारा जो सेशन हो चुका है। और आयुष स्वरस में हमने बताया कि आप अलग अलग सुबह 6 बजे स्टॉल चालू करिए, और उसको थोड़ा सा हमने आईटी इंटरवेंशन भी किया कि आप अपने यहाँ पे हार्ट के लिए बेस आप लीजिए, वीट ग्रास का ले लीजिए या दूब का ले लीजिए, अलग अलग फार्मूला भी बताया। तो कम से कम 150 प्रकार के आयुष स्वरस का फार्मूला दिए, प्लांट एंड मशीनरी। तो ये भी 5-6 हजार में कैसे आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा के अपने गांव में, शहर में, ब्लॉक में शुरू कर सकते हैं, और 10-15 युवा अपने गांव में, नगर में 50,000 पर मंथ कमा सकते हैं। एकदम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हमने इसका सेशन हो चुका है। इसमें भी काफी लोगों का आया। आयुष गमला और आयुष मुखवास का भी हो चुका है। फिर रेडी टू ईट, रेडी टू ईट में जो एकदम इनोवेटिव प्रोडक्ट है, अभी कुछ फिक्स है कि रेडी टू ईट उपमा, रेडी टू ईट पोहा, लेकिन उसमें वेराइटी, सेगमेंट ओरिएंटेड, जैसे लैक्टिंग मदर के लिए क्या है, जो वृद्ध हो गए उनके लिए क्या है, ऐसा भी हमने उसमें बताया है। ये हो चुका है। महुआ फूल, महुआ फूल की जो अभी जो टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप हुई है, जो बेवरेजेस बन सकते हैं, भले वो दिखने में ये नहीं है कि वो बियर ही है या रम ही है या विस्की है, लेकिन वो नॉन एल्कोहलिक, उसी टेस्ट का, उसी कलर का आप महुआ से प्रोडक्ट, मेडिकेटेड प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, इसके संदर्भ में भी महुआ का पाउडर, महुआ फूल से तरह तरह के विभिन्न प्रकार के उत्पाद और एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, ये भी हो चुका है। जंगली फलों आधारित उद्यमिता, इसके लेक्चर्स भी हो चुके हैं। जितने भी लेक्चर सर हुए हैं, ये यूट्यूब पर अपलोड भी होते जा रहे हैं। फिर खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर का भी हमारा हो चुका है। फिर डेयरी और एलाइट डेयरी में भी हमने बताया कि डेयरी क्या है, एलाइट डेयरी क्या है, और आलू घी या जो मार्केट में पाम ऑयल वाली घी है, उसको रिप्लेस करके आप बेहतर घी, एलाइट घी कैसे बना सकते हैं, या एलाइट डेयरी प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, इसका लेआउट, प्लांट का लेआउट, ओवरऑल स्ट्रक्चर, इन सब को लेकर के हमने इसमें, ये भी सेशन हमारा हो चुका है। इसके बाद फिर एग्रीकल्चर मशीनरी, एग्रो इंजीनियरिंग बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप भी हो चुका है। जैसे आप एक सामान्य सा गांव, शहर में जा करके एक स्विफ्ट डिजायर या गाड़ी खरीद के ओला उबर में लगाने के बजाय, हमने एक किसान ऐप, इसका विधिवत लॉन्च भी करा देंगे, एक प्रैक्टिकल हैंड होल्डिंग भी कराए कि आप अपने गांव में ही एक एग्रो इंजीनियरिंग की प्लांट व्हीकल ले लीजिए, जो हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग इसमें काम आएगा, उसको किसान ऐप से ठीक कर देंगे। तो जैसा ओला उबर को दिन भर काम मिलता है, तो वैसे काम मिलते रहेगा। तो एग्रो इंजीनियरिंग बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप भी इसमें हो चुका है। फिर फूलों से आधारित कितने प्रकार के उद्यम शुरू हो सकते हैं, उसकी प्लांट एंड मशीनरी क्या है, ये भी हो चुका है। तो सर हमारे बहुत सारे हो चुके हैं। खिलौना और खेल के लिए बैट, बैडमिंटन, इसको बनाने के लिए किस प्रकार की वुड की जरूरत है, और इसकी खेती कैसे होगी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी गोबर, इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी खेल उत्पाद, इसको लेकर के भी बहुत विस्तार से लेक्चर्स हुए हैं। और पर्याप्त मात्रा में इसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि हमको अपने यहाँ ये शुरू करना है, ये शुरू करना है। इवन गोबर में हमने 10,000 रुपए से शुरू होने वाली उद्यमिता से लेकर 10 करोड़ तक में शुरू होने वाली उद्यमिता को जोड़ा है। गोवर्धन योजना, जो भारत सरकार के, जिसमें प्रधानमंत्री जी का विशेष फोकस है, इसको लेकर के भी हुए हैं, और सारे यूट्यूब पे अवेलेबल भी होते जा रहे हैं। और बहुत अच्छा एक वातावरण बना हुआ है। और सैडमैप के जो मध्य प्रदेश में जो अलग अलग हर जिले में जीएमडीआईसी और उनके साथ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बैठ रहे हैं 55 जिलों में, इन्होंने भी अपने अपने जिलों में ग्रास रूट लेवल पे कंसल्ट करके जन अभियान परिषद के भी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, विलेज कोऑर्डिनेटर, संभाग कोऑर्डिनेटर भी काम इसमें शुरू कर दिए। बहुत अच्छा एक माहौल और रिजल्ट आ रहा है सर। इसी के साथ सेशन को मैं प्रस्तावना के साथ शुरू करते हुए, परिचय है अपने बीच, हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर SRK सिंह सर। आप एग्रीकल्चर के फील्ड में शुरू से ही एक ब्रिलियंट और बहुत प्रतिभावान रहे हैं। आप PSC टॉपर भी रहे हैं, साथ में आप ICR अल्मोड़ा उत्तराखंड में वैज्ञानिक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात आप राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में डेयरी विस्तार में और MSc और PhD पूरी की। आपके शैक्षणिक काल के दौरान आप शुरू से मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे। आप ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, अटारी, जबलपुर जोन 9 के आप डायरेक्टर हैं। और साथ में आपका, जब भी आपसे डिस्कस होता है, तो एग्रीकल्चर, खासतौर पे एग्रो एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में आपका वाइड एक्सपीरियंस, वाइड नॉलेज, इनोवेटिव आइडियाज
आउटस्टैंडिंग आइडियाज, जिसको हम आउट ऑफ बॉक्स आइडिया बोलते हैं, वो आपसे हमेशा प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कि आपसे हम लोग हमेशा कुछ सीखते रहें। आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 82 कृषि विज्ञान केंद्र, जो अलग अलग जिलों में 82 जिलों में संचालित हो रहे हैं, उनके आप डायरेक्टर हैं। आपका पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हर जिलों तक सीधा सीधा कनेक्शन है। बहुत सारे राज्य के विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रायपुर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ग्वालियर, अब वेटनरी यूनिवर्सिटी दुर्ग, ऐसे बहुत सारी तमाम यूनिवर्सिटियां हैं जो सीधे अटारी से कनेक्टेड हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर। और चूंकि एक बड़े स्तर पर 40 लाख से ऊपर किसान साथी, किसान परिवारों से एक डेटा के माध्यम से सीधा कनेक्टिविटी है, ऐसे में आप चूंकि इसके इस प्रोजेक्ट का कोलैबोरेटर भी हैं इस पाठ्यक्रम के, और आपके साथ आज जुड़ना हुआ है। आप मुख्य अतिथि भी हैं आज के। आपका सादर अभिनंदन और स्वागत है सर इस प्लेटफॉर्म पर। और आपका आगे भी सतत इसमें मार्गदर्शन मिलता रहे, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो आर्थिक विकेंद्रीकरण था, उसको हमने चतुर्पंक्ति मार्ग में कोर्स में ही सम्मिलित किया है। तो आगे भी कुछ महानुभाव को भी आप इस प्लेटफॉर्म पर लाकर उनका मार्गदर्शन प्रदान करवाएं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो अखिल भारतीय अधिकारी हैं, आईसीएआर के डीजी या डीडीजी या और भी जो वाइस चांसलर्स हैं, उन्हें भी आप सर एक बार ले आए तो हम सबको अनुभव मिलेगा। दूसरा परिचय हमारे बीच है आदरणीय सुमन मुथा बहन जी। आप छत्तीसगढ़ प्रांत की स्वावलंबी भारत अभियान की प्रांत सह समन्वयक हैं। और आपका एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा मातृशक्तियों को एंटरप्रेन्योरशिप कैसे देना है, लंबे समय तक आप उसमें छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिकल ओरिएंटेड काम कि सीधा आइए और काम शुरू करिए, जिसको अपन रियल वर्क कह सकते हैं, आप करती हैं। और सदैव स्वावलंबन के विषय में जो स्वावलंबी भारत अभियान का चतुष्पंक्ति मार्ग है, डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप एंड कोऑपरेशन, इसको लेकर के आप सतत कार्य कर रही हैं। तो आपका भी इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आप इसमें जो अभी हमारे अन्य लेक्चर्स हो चुके हैं, आगे के उसमें अपना अनुभव शेयर करें। साथ में हमारे साथ अभी कनेक्टेड थे जगदीश पटेल जी, आदरणीय, हाँ अभी कनेक्ट भी हो गए, आदरणीय हमारे साथ हैं जगदीश पटेल जी भाई साहब। आप का परिचय है कि आप स्वदेशी जागरण मंच छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रांत संयोजक हैं, साथ में स्वावलंबी भारत अभियान के प्रांत समन्वयक भी हैं। अब लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न दायित्व में, प्रांत के विचार प्रमुख, ऐसे कई दायित्व में, कई लोकसभा के प्रभारी, विधानसभा के प्रभारी भी रहे। और आप स्वावलंबन और उद्यमिता जागरण को लेकर अलग अलग संस्थानों में पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार सतत अभियान को आगे बढ़ाए हुए हैं। तो ऐसे जो हैं, आदरणीय जगदीश पटेल जी भाई साहब से निवेदन है कि कृपया अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो आप भी स्क्रीन पे आ पाएंगे। तो इस प्रकार से हम सब, आप सभी का जो मुख्य अतिथि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जगदीश पटेल जी भाई साहब, कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में सुमन बुद्धा बहन जी, आप सभी का इसमें स्वागत है। इसी के साथ मैं आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर एस आर के सिंह सर, डायरेक्टर अटारी आईसीएआर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपसे सादर आग्रह है कि इस संदर्भ में जो केवीके हैं उनसे कैसे और भी युवा जुड़े किसानों के साथ साथ, और एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप को लेके इन 82 जिलों में जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कैसे काम और खड़ा हो सकते हैं, कृपया अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर एस आर के सिंह। धन्यवाद प्रोफेसर विकास सिंह जी। अपने अभी मंच पे जुड़े हुए हैं मैडम सुमन मुथा जी, भाई साहब जगदीश पटेल जी, शुभम जी, अभिषेक जी, और जितने हमारे पार्टिसिपेंट और अटेंडी हैं। अभी लगभग मुझे दिख रहा है कि 82 अटेंडी हैं और 6 अपन पैनलिस्ट कुछ हैं। यूट्यूब पे भी हैं, बहुत सारे यूट्यूब के भी लिंक पे हैं भाई और जी जो सर। यूट्यूब से जुड़े हैं हमारे पार्टिसिपेंट, प्रतिभागी, श्रोतागण, सबको नमस्कार, स्वागत है, वंदन है कि आप सबने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए निकाला है। बिना युवाओं को दिशा और दशा दिए हुए कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना नहीं बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सोचना है। इसी सोच को लेके उन्होंने जो हम सबको एक दिशा बताया है कि कैसे हम भारत को स्वावलंबी भारत बनाएंगे, और उसमें युवाओं का बहुत ही अहम और बहुत निर्णायक योगदान रहता है और रहना भी है।
क्योंकि युवा ही देश के भविष्य है। हम सभी मिडिल एज में हैं, फिर धीरे धीरे एजिंग हो जाएगा, लेकिन जो अभी ग्रोन अप हैं, जो स्कूल में हैं, जो कॉलेज में हैं, जो कॉलेज के जस्ट अब कंप्लीट करने वाले हैं, ये सभी हमारे भारत के भविष्य हैं। और भविष्य अगर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नहीं इस्तेमाल करेगा तो कहीं ना कहीं समाज में एक अस्थिरता का माहौल हो सकता है। और उसके लिए बहुत व्यापक कृषि का जो है बहुत व्यापक इसमें योगदान है, और इसकी सीमाएं ही नहीं है। आप जिधर ध्यान दें उधर आपको रोजगार ही रोजगार नजर आएंगे। बस जरूरत है कि इसके लिए हमारी सोच और तकनीकी सहयोग और थोड़ी बहुत पूंजी जो लगती है। पूंजी के लिए भी सरकार ने मुद्रा योजना कहें, बैंक तैयार है, नाबार्ड तैयार है, बहुत सी एजेंसियां पूंजी लेके बैठी हैं कि कोई भी एक रुचिकर युवा जुड़े और एक नई आइडिया लेके आए, जिसको कि वो फिर ट्रांसलेट कर सकते हैं, एक्शन में ट्रांसलेट कर सकते हैं रोजगार उत्पन्न करने में। कृषि विज्ञान केंद्र का हमारा इन दोनों जो राज्यों में काफी विस्तार नेटवर्क है, और वो किसानों से, किसान परिवारों से, युवाओं से, उद्यमियों से जुड़े हुए हैं। तो उनको जैसे जैसे हम अब कोड ऑफ कंडक्ट हटने जा रहा है, वो खुल के हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी थोड़ा सा अभी वो अपने भी कार्यक्रम में व्यस्त हैं, और हम भी उनको उतना इनकरेज नहीं कर रहे हैं कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा इशूज ना बने। थोड़े छोटे स्तर पे अपना काम वो कर रहे हैं। 6 तारीख के बाद से हम पूरा उनको लिंक आपसे परमिशन लेके लिंक भेज देंगे सबको। ऑफिशियली मेल से जाएगा, हमारे मेल से, कि आप खुद जुड़ें और लिस्ट बना के युवाओं को जोड़ें। जो भी आपको पास आज तक आए होंगे कि हमें भाई फूल की खेती करनी है या गमले बनाने हैं, जो विधा आपको कहें वो इसमें सारे हैं। जो नहीं कहें वो भी हैं, लेकिन जो कहे होंगे वो तो जरूर है। जहां तक मैंने इसकी व्यापकता देखी है, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम और इसका जो ब्रोशर मैंने पढ़ा है शुरू से, तो इसमें बहुत सी विधाएं हम लोगों ने चर्चा की है। आपने प्रैक्टिकली उसको डेमोस्ट्रेट भी किया है। मुझे नहीं लगता है कि अगर हम इसको बहुत ही ध्यान से और अगर अपने रुचि से इसको अगर ग्रहण करें, तो कोई भी बिजनेस जिस स्केल पे हम चाहें बिजनेस के रूप में, मैं मानता हूं कि ये शुरू हो सकता है। और शुरुआत हमेशा पायलटिंग स्केल पे छोटे से होना चाहिए, जिससे कि धीरे धीरे उसका जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो समझ में आ जाए। बहुत बार क्या होता है कि हम कोई चीज बिजनेस शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उसका हमें खुद ही बहुत ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान और अनुभव दोनों थोड़ा सुनने में एक जैसा होता है, लेकिन दोनों कंप्लीट दो चीज। ज्ञान है कि हवाई जहाज ऐसे उड़ता है, अनुभव है कि हवाई जहाज उड़ा के आपने देखा। ऐसे ही ये स्टार्टअप है, ऐसे ही ये बिजनेस है, ऐसे ही कोई भी वेंचर है। एक तो आपके पास नॉलेज है कि ये ऐसे होता है, लेकिन बड़े स्तर, बृहत स्तर पे जाने से पहले आप उसको छोटे स्तर पे जरूर जांच परख ले। आप अपनी क्षमता देख रहे हैं, आप अपना देख रहे हैं सहूलियत, फिर उसको जैसे जैसे आपको उसमें से इनकम आ रहा उसको आप विस्तार रूप देते रहे। तो मुझे लगता है कि सस्टेनेबिलिटी के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि शुरुआती दौर में हम निजी अनुभव जरूर उसमें से लें, फिर देखें कि जो हम सोच रहे थे और जो पा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा का तो अंतर नहीं है। अंतर है तो फिर उसको दोबारा उसको देखें कि कहाँ क्या मिसिंग लिंक है हमारा। हमने सोचा था कि ये ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा वैसा नहीं हो रहा था, वैसा नहीं हो पा रहा है। तो आखिर क्या है, कहाँ तकनीकी की कहीं कमी है, या बाजार की जो हमने महसूस किया था, हमने जो सोचा था, बाजार का रिस्पॉन्स वैसा नहीं है। क्योंकि कोई चीज उत्पादन कर लेना एक विधा है, लेकिन उसको ग्राहक तक पहुंचाना और उससे मुनाफा कमाना दूसरी विधा है। तो दोनों चीज हमको, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, दोनों उतना ही समझ में सही सही आना चाहिए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रॉ मटेरियल क्या है, उससे प्रोडक्ट बनेगा, उसको फिर पैकेजिंग होगी, वो फिर मार्केट में जाएगा। डिमांड सप्लाई चेन की बात इन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि दीज आर द फैक्टर्स, कि डिमांड कितना है, क्या है, कहाँ है, कब तक है, कितने दिनों तक है। फिर हम हमारी सप्लाई का है कि हम हमारी क्या सक्षमता है कि हम कितना सप्लाई कर पाएंगे, कितने दिन तक कर पाएंगे। क्योंकि मार्केटिंग का बहुत ही कार्डिनल प्रिंसिपल है क्वालिटी, क्वांटिटी एंड कंटिन्यूटी, जो फार्मिंग में थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। अगर हम क्वालिटी पे जाते हैं तो क्वांटिटी नहीं हम दे पाते हैं, अगर क्वालिटी क्वांटिटी दोनों पे जाते हैं तो कंटिन्यूटी हम दे नहीं पाते हैं। तो मार्केट चेन जो है और मार्केट चैनल दोनों जो है थोड़ा डेवलप होने में बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है।
इसके लिए ही ऑप्शंस जो आया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप या फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप, उसका बड़ा रूप आ गया है। एफपीओ उससे पहले होता था सोसाइटी, फिर यूनियन, फिर फेडरेशन, जैसे मिल्क मिल्क में चल रहा है। उसको भी हम चाहें उसको भी हम इधर ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आसान रास्ता सरकार की तरफ से भी ऑप्शन हमारे पास आ गया कि आप एक ग्रुप बना के 200 300 400 किसानों का एफपीओ बना सकते हैं। छोटे लेवल पे शुरू कर रहे हैं तो आप एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के शुरू कर सकते हैं। मेन का है, वुमेन का है, वो आपका चॉइस है, जैसा भी जो भी उसके अग्रणी है उसके हिसाब से उसको हम ले सकते हैं, या क्षेत्र में जो वस्तु विशेष की मांग है या जिस पे हम शुरू करना चाहते हैं वो उस पर निर्भर करेगा। तो मुझे लगता है कि जो आपने शुरू किया है, आप आपकी पूरी टीम को और सभी जो मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत लोग जुड़े हैं, सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद मैं अपने तरफ से देना चाहूंगा। और मुझे आशा है कि मेरा केवीके जो भी है, हमारे दोनों 82 केवीके, उनको मैं जरूर जोड़ूंगा और इससे भी जोड़ूंगा, और इसके आगे जो इसके परिणाम को, जो इसकी जो सिद्धांत है, इसको कैसे फील्ड में, कैसे एक एक युवा को अगर आगे बढ़ा है उसको कैसे हमको सपोर्ट करना है, नर्चर करना है, इस पे भी हमारा केवीके आगे काम करता रहेगा। प्रशिक्षण तो एक चीज है, हमने कृषि को भी प्रशिक्षण दे दिया, लेकिन उसके बाद क्या, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आता है। उसके बाद कैसे वो प्रशिक्षण लेने के बाद वो आगे कैसे बढ़ेगा, आगे बढ़ने में जहां जहां बिल्डिंग ब्लॉक्स आ रहे हैं, कौन उसको हटाएगा, कौन उसको एक्सपर्टीज, टेक्निकल एक्सपर्ट अवेलेबल रहेगा फील्ड में। तो ये सारी चीजों में मुझे लगता है कि हमारे केवीके जो है, जो जो इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे, बाद में इसका फॉलोअप प्रोग्राम एक हो सकता है कि आपने कुछ भी सीखा है उसको आप कैसे आगे बढ़ाना चाह रहे हैं या किस में इंटरेस्ट है, एक वो ग्रुप तैयार हो सकता है इस प्रशिक्षण से। आपने किस चीज में आगे बढ़ने का सोचा है या क्या सोचा है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग यू रिसीव्ड एंड नॉलेज यू गेन्ड। फिर उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि इन लोगों ने, इनकी ये ग्रुप ये इसमें आगे बढ़ना चाहता है। फिर उसमें क्या क्या आपकी जो उसके डिटेल्स हैं कि आपका पूंजीगत अगर इशू है तो आप कहाँ से चाहते हैं, उसमें भी सपोर्ट मिलता है। या आप तकनीकी इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फूड सेक्टर से जा रहे हैं या सप्लाई चेन में जा रहे हैं, जिसमें भी आप जा रहे हैं उसके अलग अलग प्री रिक्विजिट से अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो उसमें भी कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे विशेषज्ञ आगे उनको सपोर्ट करते रहेंगे। आपने मुझे जोड़ा और सभी महानुभावों के साथ अपने विचार रखने का मौका दिया। प्रोफेसर विकास सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कुछ बहुत अच्छा विषय रखा है सर। मैं उसमें आपका ध्यान आकर्षण भी कराना चाहूंगा कि आपने क्वालिटी, क्वांटिटी और कंटिन्यूटी इनकी बात कही है, और ये एकदम मस्ट है। इसको लेकर के भी हम जो अभी जो लेक्चर्स होते हैं उनमें इस विषय को बताते हैं कि क्वालिटी के बाद आपको क्वांटिटी के लिए प्लांट एंड मशीनरी की वायबिलिटी सामान्य तौर पे लोग नहीं देखते हैं। फाइनेंशियल वायबिलिटी देख के प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, छोटा काम हो या जैसा भी हो। तो आप कंटिन्यूटी भी कैसे मेंटेन करेंगे, तो उसको लेकर के भी उसमें बता रहे हैं। साथ नहीं, में इसमें मैं बहुत अच्छी। उदाहरण आपको, विकास जी, मैं उदाहरण जी देना चाहूंगा। जैसे आपने कहा ना, ये जी जो स्वरस सब जो तैयार कर रहे हैं हम लोग आजकल, जी मेडिसिन जी जो कि डायबिटीज बढ़ गया है, उसमें भी जी देखा बहुत लोगों ने शुरू किया और वो आगे नहीं चला पाया, क्योंकि उन्होंने अपने कस्टमर कस्टमर ग्रुप को आइडेंटिफाई नहीं किया, हु विल जी। टेक। तो हाँ। उन्होंने शुरू थोड़ा सा किया, तो बाद में पता चला कि वो सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, और जब उन्होंने अपना बढ़ा लिया प्रोडक्शन तो डिमांड नहीं बचा उतना। तो ये हम्म। जो है, ये डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स जो है, ये मार्केटिंग बिहेवियर का एक पार्ट है। एंड वी मस्ट नो फर्स्ट कि हम कुछ भी बनाने, प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, दूध दही लस्सी एक्स वाई जेड कुछ भी, पाउडर, मसाले का पाउडर से ही हम शुरू कर रहे हैं या सरसों तेल से शुरू कर रहे हैं, तो इसका लेनदार कौन है, कितने दिन तक है, टोटल कितनी पोटेंशियल है उस मार्केट की। अगर किसी भी मार्केट को हम टारगेट, हमारा टारगेटेड मार्केट कौन सा है, जस्ट नियर बाय विद इन 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, और डिस्टेंट मार्केट, एनी मार्केट वी कैन सेल। तो अकॉर्डिंगली हमारा मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, हमारा स्किल जरूरत पड़ती है, मार्केट इंफॉर्मेशन जरूरत पड़ती है, लोग उतने जरूरत, मैन पावर की जरूरत पड़ती है। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द कॉस्ट। जितना हम आदमी जोड़ेंगे कॉस्ट बढ़ता जाएगा, तो क्या उतना मार्जिन है क्या, प्रॉफिट मार्जिन हमारा उतना है क्या, फिर मार्केट मार्जिन हम कितना रह रहे हैं। तो ये कंप्लीट एक सेपरेट साइंस है, हमको उसको जरूर समझना चाहिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट से पहले कि हम ये प्रोडक्ट ही बनाने क्यों जा रहे हैं, पहले से मार्केट में कितने प्लेयर्स हैं, क्या हम उनको compete कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो हम प्रोडक्ट की लाइन चेंज कर लें, टाइप चेंज कर लें,
उसकी शेप साइज चेंज कर सकते हैं, उसकी पैकेजिंग छोटा कर सकते हैं कि जो इजीली वे में बिके। अचार का ही अगर आप 2-2 रुपये के भी पैक में छोटा सा 2 पीस ही रख दे, गाजर का भी वो टुकड़ा हो, तो लोग जो जो ट्रेवलर है वो एक लिए खा के फेंक दिए, कोई कैरी नहीं करना है, कहीं लफड़ा नहीं है। ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। और दिन भर में अगर 500 पैकेट बेचा उसने, 2 रुपये आजकल चल नहीं रहे सब जगह, तो लोग कहेगा 5 रुपए में 2 दे दो जी, अब पैसे कहाँ से दे, और आपका 1 रुपये का मार्जिन फ्री में आ गया। ऑल दीज आर द टैक्स ऑफ मार्केटिंग की कहाँ हमको हिट करना है और कहाँ अपने को फिट करना है। बिजनेस तो तभी चल पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसमें सर एक मिनट और आपका लूंगा कि अब ये बहुत ही अच्छा आपने बताया कि पूर्व में पूर्ण योजना हम लोग अपने विचार परिवार की भाषा में बोलते हैं, तो इसमें भी हमने वैसा ही किया है कि पूर्व में पूर्ण योजना। कोई भी एक छोटा भी काम आप घर से भी यदि मिलेट्स प्रोडक्ट बना के स्विगी को या उससे आप कनेक्ट होकर बेच रहे हैं, कोई बहुत बड़ा पूंजी लगा के काम शुरू नहीं हो रहा है। 500 1000 रुपए 2000 में घर के प्रेशर कुकर से आप काम शुरू कर रहे हैं, तो उसमें भी जो आपने जो बताया उसके लिए भी पूर्व में पूर्ण योजना की कितने लंबे समय तक आप दे पाएंगे, कैसे दे पाएंगे। और आयुष सरस वाला भी मार्केट को हम्म, आइडेंटिफाई नहीं किया, जब आइडेंटिफाई कर लिया तो डिमांड पूरा नहीं कर पाए, ग्राहक भटक गए, तो ये ना हो। तो उसको रखे हैं कि पूर्व में आप पूरी योजना करने के बाद ही कोई काम को शुरू करें। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी बनाए हैं सर, मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। और एक दो बात और ऐड करना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा जी कहा जी। कि प्रशिक्षण के बाद क्या। ये बहुत बड़ा हम्म विषय है कि प्रशिक्षण के बाद क्या। ये बात सेडमैप ने भी कहा कि लगातार 35 वर्षों से प्रशिक्षण और कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं। तो इसका सर आपसे जब मैं चर्चा करने आया था, और आपने उस समय उस दिन ऑफिस टाइम के बाद रात 2 बजे तक अपना मार्गदर्शन प्रदान किया, तो उसमें भी आपने इस विषय को रखा था, तो उसको हमने ऐड भी किया है साथ में। इसमें जो जो भी लोग 37 मॉडल का है, हो सकता है किसी का काम गोवर्धन गोबर में जला एंटरप्रेन्योरशिप में जाए, कोई फूलों की खेती में जा रहा है, कोई मिलेट्स में जा रहा है, कोई जैव खाद बनाने में जा रहा है, कोई ड्रोन लेकर के ही एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर दिया है। तो पहले हम पूरे 37 मॉडल में आइडिएशन, डिमांड एंड सप्लाई की एनालिसिस, कितना कॉस्टिंग है, 10,000 में क्या काम शुरू होगा, 10 लाख में क्या शुरू होगा, ये आपकी क्षमता कितनी है, आप कितने लोग मिल के कर रहे हैं कोऑपरेटिव मॉडल में या कुटुंब प्रबोधन के साथ घर के परिवारों को लेकर के। कि सामान्य तौर पे आजकल क्या होता है, अकेला करना है, वो माँ पिताजी से भी नहीं पूछेगा, भाई भाभी से भी नहीं पूछेगा। तो ये एकल फैमिली यानी कुटुंब प्रबोधन भी उसमें हो, कि साथ में मिल के करें। तो ऐसे विषयों को हमने रखा है कि इसके लिए आप एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लीजिए कि आप लोग कितने लोग हैं, कितनी पूंजी के साथ बिना लोन लिए काम शुरू कर सकते हैं क्या, कि ईएमआई पटाने का चक्कर ना हो। तो ये भी हम हम्म। कि छोटा काम शुरू करें, पहले जितना क्षमता है उसको देख लें, अजमा लें, समझ लें, फिर धीरे धीरे एक्सपांड करें। तो ये हमने इस नहीं, विषय अगर पे जो। आइडिया आइडिया बड़ा भी हो तो छोटे स्तर से जरूर शुरू करें। मान जी लीजिए आप जी आयुष रस ही शुरू कर रहे हैं और 10 प्रोडक्ट्स आप बनाना चाह रहे हैं, आप 2 से शुरू करें, 1 से। तो मार्केटिंग एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा कि आपका जी मार्केट बेस कितना बड़ा है, लोग किस रेट पे खरीदना पसंद करते हैं, उनके पीने का टाइमिंग सुबह हो या शाम हो, हम कहाँ तक सप्लाई देंगे, किस समय आराम से क्यों रिलैक्स होके, फिर ये हमारा डिमांड बढ़े कैसे। अगर हमारा बिजनेस एक्सपेंड नहीं होगा तो ये बहुत सस्टेन नहीं करता है। बिजनेस एक्सपेंशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, कि जी हम उसको जरूर देख के शुरू करेंगे। जो 5 साल भी हम नहीं चला पाए तो बेकार गया हमारा, फिर मशीनरी चेंज एंड सो मेनी थिंग्स विल कम इन बिटवीन। जी तो जी ये एकदम छोटे सही। स्तर से मेरा तो अपील है किसी से भी कि आप कोई भी आइडिया हो, फेज वाइज उसको बना के रखें कि फर्स्ट फेज यू विल टारगेट दिस मच ओनली एंड यू विल गेट एक्सपीरियंस। इफ एक्सपीरियंस इज बेटर यू विल एक्सपेंड, इफ इट्स better you just modify your ideation and other things as per the need of the customer। सीधी सी बात। जी जो जी बिकेगा नहीं तो फिर वो बिजनेस क्या चल पाएगा। जी बेचना जी जरूरी है, बिकना जरूरी है ना। जी जी। इसी को लेकर के मैं दो चीज आपका सर थोड़ा समय लेते ही जा रहा हूँ मैं ना इसमें। ना अभी बताइए। आदरणीय सतीश जी भाई साहब भी यही बात बोले, इसका नाम उन्होंने रखा है ऑर्गेनिक एंटरप्रेन्योरशिप, जैविक उद्यमिता। मतलब हमको कोई बहुत बड़े से नहीं बताना है कि जो वेस्टर्न कल्चर है कि सीड मनी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, नहीं, बहुत नहीं। छोटे से में, छोटे लेवल पे, निचले स्तर से, ग्रास रूट लेवल पे काम शुरू करें, सीखते जाए, कमाते जाए, बढ़ाते जाए। सेम पैटर्न जो आप कह रहे हैं कि विचार परिवार भी इसी पैटर्न पे, आदरणीय भाई साहब का भी ऐसा ही है इसमें थिंकिंग, कि इसी लेवल पे करें, ताकि यदि फेल हो गया तो मायूस हो जाएगा या आगे कुछ नहीं कर पाएगा। तो छोटे से शुरू करें, उत्साह मेंटेन रहे, इसको लेकर के ही इसमें काम कर रहे हैं। एक एक बात जो दूसरा फॉलो अप एक और प्रोग्राम। चीज युवाओं को,
जी एक और आप युवाओं को बताइएगा, रोज तो मैं जुड़ा रहूंगा नहीं, कि जी वो ये ना सोचें कि कस्टमर नहीं है इस देश में। 140 करोड़ प्लस आदमी, वो इसका कुछ परसेंटेज पे ही अगर अपना फोकस करेंगे, हिज बिजनेस विल बी द विनिंग प्रपोजल। वो कभी ये ना सोचें कि हम ये बड़े फर्म से कैसे compete करें। देयर इज नो नीड टू compete विथ बिग फर्म्स, रेदर देन वी हैव टू कम्प्लीमेंट द बिग फर्म्स। बिग फर्म्स किस ग्रुप को नहीं कैटर एड्रेस कर पा रहा है? इट्स द जस्ट अबव पुअर ग्रुप, लोअर मिडिल ग्रुप। ये दो ग्रुप है हमारा अभी भी इंडिया में, ये अनटच्ड है। आज जो डी मार्ट क्यों इतना फेमस हो रहा है? क्योंकि उसने यही किया है, उसने हिट किया है इन ग्रुप्स को। वो बल्क में दे रहा है, कम प्राइस पे दे रहा है, लोग ढूंढ के जा रहे हैं उसके पास। रिटेलर का धीरे धीरे वो बिजनेस खत्म करते जा रहा है। जी जी जी, तो एकदम सही। इसको देखना है, चाहे कोई भी हो, कुछ उनका भी था, कोई भी मसाला हो या बेकरी हो, कोई भी प्रोडक्ट लाइन कुछ भी हो सकता है, वो इशू नहीं। इशू है कि हम एड्रेस किसको करने जा रहे हैं और उसमें पोटेंशियल कितना है। और जी दूसरा, कोई भी बहुत सरकारी योजनाओं से बिजनेसमैन नहीं बन पाएगा, ये माइंडसेट भी हमें हटाना है। मैंने देखा है बहुत बिजनेसमैन को फेल होते हुए। सर ये मिल रहा है सब्सिडी, मैं लेके शुरू कर देता हूँ। सब्सिडी ले लिया, बिजनेस शुरू हुई, सब्सिडी खत्म हुई, बिजनेस भी आगे निकल ली। तो ये जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो आपको मिडवे में सपोर्ट के लिए, रेदर देन की इनिशिएशन के लिए। हाँ बिजनेस टर्म लगते ही इट मस्ट बी सेल्फ सस्टेनिंग रेदर देन इट शुड बी द फंडिंग बेस्ड। कभी नहीं हो सकता है, बिजनेस नहीं है वो। हम अगर बिजनेस की बात करते हैं तो वी मस्ट नो द बीसीआर, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, वन ऑफ द इजीएस्ट इंडिकेटर, कि हम अगर 1.5 रुपया लगा रहे हैं तो हमको हमको आ कितना रहा है, ग्रॉस इनकम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। रेशियो बताएगा, अगर 1 से कम है इट्स इकोनॉमी नॉन फिजिबल बिजनेस, करना ही नहीं चाहिए, नहीं आगे बढ़ना चाहिए। 1 प्लस जितना हायर रहेगा वो मार्जिन है एक्चुअल उस बिजनेस का। इमोशन बेस्ड बिजनेस नहीं, फेमिलियल बिजनेस नहीं। गुस्से में आके बहुत लोग देते हैं कि हमारे पड़ोसी ने शुरू किया, मैं क्यों उससे कमजोर हूं क्या, फिर शुरू हो गए। तो ये सब अपने यहाँ अपने कंट्री में ये बहुत ज्यादा चलता है। ऐसा कोई बिजनेस मॉडल ऐसा कोई नहीं मैंने दुनिया में देखा है जो कि गुस्से पे, इमोशन पे बेस्ड हो। इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द मोशंस। मोशन कहाँ है? मार्केट में है, कस्टमर ग्रुप में है, कंज्यूमर के पास है। उनके हिसाब से अगर हमारा बिजनेस होगा तो कुछ भी हम बेच पाएंगे। पानी का बिजनेस 60,000 करोड़ प्लस है आज के डेट में, कौन कोई किसी ने उम्मीद किया था क्या? पानी का बिजनेस अभी 60,000 1 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगा। पानी की जो डेफिसिट है, रीजनल अनबैलेंस है वाटर का। ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा लोगों की हो रही है, धीरे धीरे टूरिज्म शुरू हो गया है, सरकार ने टूरिज्म को प्रमोट किया, रिलीजियस टूरिज्म और अधिक बढ़ रहा है। तो वाटर इज जस्ट क्रॉसिंग 1 लाख करोड़, हाँ एबव देन द बॉलीवुड। बॉलीवुड को हम इतना कहते हैं, उससे बहुत ज्यादा जल्दी क्रॉस कर जाएगा पानी का बिजनेस, जो कि कोई उम्मीद कर रहा है क्या? वो तो नेचुरल नेचुरल आइटम है। लेकिन हमने सिर्फ उसमें अपनी बिजनेस, अपना ब्रांड लगाया तो हमारा हो गया। कहीं ना कहीं पानी कोई बना तो रहा नहीं है, सोच के देखिए। अब हवा की पैकिंग शुरू हो गई है मेट्रो के लिए, और एयर बैलून्स एंड अदर थिंग्स आर अवेलेबल। दिल्ली में आप देख लीजिए, बम्बई में देख लीजिए, मद्रास में देख लीजिए, इतने हवा, अब एक्यूआई इतना कम हो गया है, इतना हाई हो गया है कि लोग सांस लेने में मुश्किल तो लगाए रहते हैं कि कुछ देर तो सुकून लें। ये सब बिजनेस आइडियाज क्या है? यही, देर आर हम्म, न्यूमरस आइटम्स हम्म, जो हम अपने लेवल पे सोच सकते हैं। दातुन लोग आजकल खरीद रहे हैं, मैं मजे की बात बताऊं आप, ब्रश से फेडअप हो गए। तो जो बबूल है, सुबबूल है, महुआ है, ये सब के दातुन खाली बना के ठीक से अगर ग्रीन रखे तो ये अपने आप में एक बड़ा बिजनेस दिख रहा है। इसमें कुछ लगना नहीं। खास करके हम्म, हमारे दोनों स्टेट में तो नेचर पूरा रिच है, बायोडाइवर्सिटी रिच स्टेट है। तो बिजनेस हम्म, वेंचर जो है वो खोजना है और सोचना है, इस पे सबसे ज्यादा निर्भर करता है, रतन की किसी का देख के। कॉपी पेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें सक्सेस नहीं करा सकती। हाँ इट मस्ट बी ओरिजिनल, इट मस्ट बी सेल्फ बेस्ड, कि हमने क्या रियलाइज किया है, हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या नयापन हम ला सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने काफी कुछ बताया।
और जो फॉलो अप प्रोग्राम के लिए सर आपने अभी विषय रखा था कि इसका फॉलो अप प्रोग्राम भी होना चाहिए, तो कल सेडमेप के जितने भी मध्य प्रदेश के 55 जिले हैं उसके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से, जो हर जिले के जीएमडीआईसी के ऑफिस में बैठते हैं, उनसे बातचीत हुई। तो लगातार 35 साल से इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, उनका अपना अपना एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज सिस्टम है। फिर जन अभियान परिषद का भी है, तो हर जिले में इनके भी कोऑर्डिनेटर्स है। तो यदि जन अभियान परिषद के कोऑर्डिनेटर, ये जीएमडीआईसी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सेडमैप, और ये अटारी के जो केवीके के साइंटिस्ट हैं, सब एक पे मिल जाए, इनकी फैकल्टी डेवलपमेंट हो जाए साथ में। जब ये फॉलो अप मिल के लेंगे तो ग्रास रूट ग्राउंड पे फॉलो अप हो जाएगा। और ये निश्चित है कि हर जिले में कम से कम अपन जो एक टारगेट लेके चले हैं, 10 से 50 के बीच छोटे मोटे काम, 10,000 के काम, 5,000 के काम, 1 लाख काम, ऐसे कुछ काम शुरू हो, एक उद्यमिता का माहौल बने, क्योंकि नौकरियां तो उतनी है नहीं। तो ऐसा करके आगे का फॉलो अप प्रोग्राम भी करेंगे। एक बार आइडिएशन, हैंड होल्डिंग और ये हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप पे उसको भी आपके साथ एक बार जबलपुर में सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं या भोपाल में बैठ के बैठक करके इसको मैं अंतिम भोपाल स्वरूप में देके। मैं कहने वाला था कि इसको कंप्लीट कर लें 21 जून तक, इसके बाद जुलाई में या जी अगस्त में अपन जो है एक बार, जी ठीक जी है, फिजिकली जो है एक वहाँ सब जगह से रिप्रेजेंटेशन आप मंगवा लें, और जो लोगों जी ने उस समय अपना इंटरेस्ट शो किया है वो एक पेज का पूरा आइडिया अपन फॉर्मेट उसको टेम्पलेट दे देंगे, उस जी टेम्पलेट में वो बना के लाए कि जी आखिर और उनका जो है कंक्लेव हम कर लेंगे भोपाल जी में फिजिकली, जी कि जी ये जी इनका आइडिएशन है जो ठीक लग रहा है अपने को भी, और जो लग रहा है फिजिबल है उसको हम प्रेजेंटेशन और रेस्ट के लिए भी लिस्टिंग होगी, एक जस्ट ब्रोशर रहेगा कि ये लोगों ने अपना एक्सप्रेशन शो किया है, एक्सप्रे जी ईओआई हो जाएगा वो, जी एक्सप्रेशन जी ऑफ इंटरेस्ट इन द जी न्यू वेंचर। और फिर उसको जी जो है और चर्चा करके उन लोगों को भी थोड़ा एक मनोबल और बल दोनों मिल जाएगा। ठीक है, जी 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 चलें इजाजत दें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका सादर थैंक अभिवादन। और यू। आप ऐसे ही सर हम लोग का मार्गदर्शन करते रहें और कुछ एक्सपर्ट से कराते भी रहें, ये विशेष नहीं अनुरोध है आपसे। कराएंगे, लिस्ट है, ठीक है, वो हमने आपको कहा था वो इनविटेशन कार्ड वो छोटा सा एक हमें जी, वो डिजिटल आज भी अभी दीजिए। पाठक पाठक सर आज आपसे बात करेंगे सर इस संदर्भ में। जी ठीक जी ठीक सर। ठीक, ओके सादर प्रणाम ओके, सर, बहुत नमस्ते। बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जी। आज का कल में अगला टॉपिक जो हमारा कल का है, और उसमें हमने बताया भी था कि मसाला उद्योग को लेकर के रहेगा कल। और अभी आने वाले 2-3 सेशन जिसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं, वो भी रहने वाले हैं। तो आज का अपना एक पैनल डिस्कशन का सेशन था, जिसमें हमने अभी अटारी डायरेक्टर डॉक्टर एस आर के सिंह सर को सुना। अब हम सुनने जा रहे हैं आदरणीय सुमन मुथा बहन जी को। हाँ, नमस्कार भाई साहब। वीडियो जी जी। जी। आप आपसे आग्रह है कि कृपया आज आप अपना विमर्श और प्रस्तुतिकरण, जो भी प्रेजेंटेशन है, स्लाइड्स हैं, जैसा भी आप चाहें, एक बार अपना विषय प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय सुमन मुथा बहन। नमस्कार भाई साहब। और अभी आदरणीय SR के सिंह सर का जो उद्बोधन मिला, हम सब युवाओं को सबको मार्गदर्शन मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने इतना मतलब बताया कि हमारे पास आप आइए और हर तरह का सहयोग आप देंगे। और एक बात जो आपने कही वो बहुत, एम आई ऑडिबल सर? आ रही है विकास जी? जी। बहुत ही क्लियर है, आवाज एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। तो जैसे आदरणीय सिंह सर ने कहा कि युवा ही देश का भविष्य है, तो एग्जैक्टली इसी चीज पर अभी स्वावलंबी भारत अभियान काम कर रहा है। और इतने दिनों से हमारे विकास जी भाई साहब अमरकंटक विश्वविद्यालय से हैं, उन्होंने ये इस प्रोग्राम को और आप लोगों ने उस प्रोग्राम के साथ कोलैबोरेट करके जो युवाओं के लिए जो कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे भारत देश की उन्नति में हर युवा आप लोगों से मार्गदर्शन लेके और हमारे साथ चलेंगे और हम युवाओं के साथ चलेंगे। तो अभियान के बारे में और आपकी अपनी विभाग की योजनाओं के बारे में, और जो कृषि के लिए आपने बताया कि रोजगार के लिए जो कृषि है वो एक बहुत बड़ा माध्यम है, और इसको हम कितने भी कम लागत से शुरू कर सकते हैं। और क्योंकि जैसा हम हमेशा सुनते आए हैं और पढ़ते आए हैं, भारत एक गांवों का देश है,
और आज भी हम देख रहे हैं कि बड़े शहरों में अगर पलायन होता है और उन पर जो दबाव बढ़ रहा है वो बहुत ही असहनीय होता जा रहा है। गांव में ही हम अगर गांव के युवाओं को उनको हम कुछ आधार दे पाए, रोजगार के लिए उनको मोटिवेट कर पाए, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और हम जो सभी भारत में रहने वाले अभी 37 करोड़ युवा हैं और इन युवाओं की जो है हम बेरोजगारी दूर करने के लिए कृषि के माध्यम से और जो काम कर सकते हैं वो सर ने हमको बताया है। तो सर हमारे छत्तीसगढ़ में कृषि को लेकर और जैसे मेरा भाई साहब ने बताया तो एक छोटा सा मैं बताऊं, स्व सहायता समूह जो है महिलाओं का स्व सहायता समूह बनाकर और उन्हें रोजगार के उद्देश्य में कुछ लगाना, एक छोटा एमएसएमई कॉटेज इंडस्ट्री पूरा स्टैब्लिश करके हम एक प्लान देते हैं। जैसे शुरुआत में तो आज से बहुत साल पहले हम लोगों ने महिलाओं को सिलाई कुछ सिखाकर उनको एक शुरुआत की थी। महिलाओं को सिलाई कार्य मिला और छत्तीसगढ़ में केंद्र की और सरकार की जो राज्य सरकार की योजना के माध्यम से उनको स्कूलों की यूनिफॉर्म और यहाँ पर जो भारी मात्रा में पुलिस बल भी है, आप लोगों को पता है यहाँ नक्सल की समस्या भी है, तो लगभग बस्तर एरिया में लगभग 1 लाख पुलिस बल वहां पर तैनात है। उनकी वर्दी का इस तरह से उनकी वर्दी को सिलने का कार्य, ये सब महिला स्व सहायता समूह को हम लोगों ने उनको सिखाया और उन्हें आगे वो कार्य भी मिला। लेकिन जब हम लोगों ने 2 या 2,500 महिलाओं को जैसे हमने सिखाया, उसके बाद हमें लगा कि सभी को सिलाई कार्य हम बताएंगे तो सभी को काम कैसे मिलेगा। तो हमने छोटे छोटे दूसरे चीजों को कामों को और डाइवर्सिफाई किया और महिलाओं को जैसे सिलाई के बाद हमने पार्लर है, कुकिंग यानी फूड प्रोसेसिंग में उनको चीजों को सिखाया और कई जगह कैंटीन उनको शुरुआत करवाई। कैंटीन में महिलाओं ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कई विभागों में जैसे जिला कलेक्टर और सरकारी कार्यालय है और शहर के कुछ मुख्य स्थानों पर उन्होंने ये अपना छोटी-छोटी शुरुआत की और अभी भी इतना सक्सेसफुली वो शुरुआत जो की थी कुछ सालों पहले वो अभी तक वो लोग चला रही हैं। जैसे बालोद जिला है छत्तीसगढ़ का, उसमें कलेक्ट्रेट में महिलाओं के द्वारा हमने कैंटीन की शुरुआत करवाई थी। कलेक्ट्रेट परिसर में ही वो कैंटीन है और महिलाओं को वो मिला, जगह मिली, वहां पर थोड़ा सा फर्नीचर और बाकी कुछ उनको प्रशिक्षित हमारे द्वारा किया गया और आज उस कैंटीन में प्रतिदिन 15,000 रुपए का टर्नओवर है। हर दिन वो इतने महिलाएं उनको इतने अच्छे से मैनेज कर रही है और एकदम गांव की वो महिलाएं जिनको उनके घर से खींच कर बाहर लाया गया था कि नहीं आप लोग अपना समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि कृषि तो साल में 4 महीने उनका कृषि का थोड़ा बहुत काम रहता था, पर बाकी समय उनको पास कुछ इंडस्ट्री में कुछ रोजगार या ऐसा कुछ भी साधन नहीं था आय का और उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति थी। लेकिन आज वो महिलाएं उनका हर तरफ से चहुमुखी उनका विकास हो चुका है, वो सक्षम हो गई है, उनके पास आय आने लगी है, वो अपने डिसीजंस ले रही है, अपने बच्चों को अच्छे विद्यालयों में पढ़ा पा रही है और हर तरीके से वो समाज में भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आगे दूसरी महिलाओं को वो सहायता कर रही है। तो इस तरीके से छोटे-छोटे प्रयास हमने किए, लेकिन उनका जो गाँवों में जो प्रयास किए गए महिलाओं के बीच में, उनका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैं आपको सर कुछ फोटोज़ के साथ उसको दिखाना चाहूँगी। फिर उसके बाद मैं कृषि के क्षेत्र में जो हमने काम किए हैं, उसको भी बताऊँगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। इसका प्रेजेंटेशन स्क्रीन का कर दीजिए, जी सर। स्क्रीन शेयर पे जाकर। जी सर। जिस तरह अभी आज सर ने हमें सिंह सर ने बताया कि प्रशिक्षण तो हो जाता है, लेकिन प्रशिक्षण के बाद का क्या? तो जैसे ये कुछ प्रशिक्षण की तस्वीरें हैं। सर ये शुरुआत में हमने सिलाई से ये कार्य चालू किया था। ये महिला समूह को हमने सिलाई का प्रशिक्षण करवाया था। ये धमतरी जिले में हमने सिलाई प्रशिक्षण करवाया था और सर जैसे आपने बताया बहुत सारी संस्थाएं काम करती है। NRLM है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, NULM है
और नाबार्ड है, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं, और हमारे ये विश्वविद्यालय भी है। एग्रीकल्चर, ये सिलाई के प्रशिक्षण के बाद जब हम लोगों को लगा कि हमें इसके बाद भी महिलाओं को कुछ और सिखाना चाहिए, तो हम लोगों ने ये पार्लर का उनको प्रशिक्षण दिया सर। और क्योंकि आप देखते हैं कि अभी हमारे स्वावलंबी भारत अभियान के उसमें भी बताया है कि जो हम लोग एक आईटी टीम द्वारा छोटे छोटे सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं कि पार्लर का कोई काम अगर करना चाहता है तो उसे PMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, उसके द्वारा भी उनको फाइनेंस की सहायता मिल सकती है और उसमें सब्सिडी भी है। और इसको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी कहा जाता है इस योजना को। तो जो हमारा स्वावलंबी भारत अभियान है वो युवाओं को इसी माध्यम से गाइड करना है। इसके लिए हमारे जो पूरे देश में 724 जिले हैं, उनमें से लगभग 519 जिलों में हमारे कार्य अभी चल रहे हैं और हमारी ये स्वावलंबी भारत अभियान की टीम, इनके वॉलंटियर्स सब इन जिलों में है, जो कि युवाओं को, महिलाओं को जिस तरह का भी गाइडेंस चाहिए वो उपलब्ध करवा रहे हैं। और सर ये फोटोज के साथ साथ मैं एक बात ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे इसमें जो स्वावलंबी भारत अभियान है, इसका कार्य करने के लिए हमने एक 4 तरह के आधार को हमारा आधार माना है। 4 जो मार्ग है ये हमारे, उसमें से सबसे पहला हमारा ये मार्ग है उद्यमिता। उद्यमिता तो है, ये पूरा ही हमारा उद्यमिता एक केंद्र बिंदु है। और जैसा आपने बताया, हमारे माननीय सतीश कुमार जी ने जैविक उद्यमिता का जो मार्ग बताया है वो बहुत ही सही मार्ग है, जिसमें कि हम लोग एक अपने भारतीयता के अनुसार इस मार्ग पर चलकर उद्यम को स्थापित कर सकते हैं और एक बहुत बड़े उद्यमी बन सकते हैं। जो हमारे माननीय सतीश कुमार जी की जो एक कल्पना है कि जो एक विचार है कि हमारे 37 करोड़ है तो 37 करोड़ स्टार्टअप क्यों नहीं हो सकते हैं, ये उनका एक विचार है और उसी विचार पे हम काम कर रहे हैं। और आपने सर जैसे बताया पंडित दीनदयाल जी का जो विकेंद्रीकरण का जो विचार था, ये हमारा एक दूसरा आधार बना है, विकेंद्रीकरण, कि हमारे आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक को वो सब योजनाएं, वो सब लाभ मिले और वो भी एक उन्नति में हमारे साथ आगे आए। तो उन सब व्यक्ति को हमको हाथ देना है, हमको उनको गाइडेंस देना है। और जो हम इस छोटे उद्यमी हैं, आज जो भारत में छोटे उद्यमियों की संख्या लगभग 1.25 करोड़ के आसपास है और ये 1.25 करोड़ उद्यमी लगभग 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये हमारे आसपास जो हम देख रहे हैं, छोटा किराना की दुकान है, कोई छोटे हमारे दूध बेचने वाले हैं, कोई छोटे हमारे फल बेचने वाले हैं, छोटी छोटी दुकानें जो हम आसपास देखते हैं, और इनसे हमारा एक निरंतर जो व्यवसाय होता रहता है दिन भर की हमारी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए। असल में यही हमारे आर्थिक इकोनॉमी के आधार है, जो एक बहुत बड़े सेगमेंट को रोजगार दे रहे हैं। उद्यमिता हमारा एक जो आधार है, ये उद्यमिता ही एक ऐसे, क्योंकि नौकरियां तो बहुत सीमित है, उद्यमिता के द्वारा ही हमारे युवाओं की जो बेरोजगारी की समस्या है इसको हम खत्म कर सकते हैं। फिर हमारा स्वदेशी जो तीसरा एक आधार है वो स्वदेशी है। हमारा स्वदेशी जो है गौरव है, हमारे जो स्वदेशी सिद्धांत है उसके आधार पर हमें जो कार्य करना है। और जो हम आज जो हम देख रहे हैं सर, आप लोग जो पूरा अभी तक इतने कार्य जो ये हर रोज सेमिनार हो रहे हैं, उस सेमिनार में स्वदेशी के उस पे आपने जो बल दिया है और जो बताया है वो बहुत ही इनक्रेडिबल है, और उसके लिए आपको बहुत बहुत नमन है। और जिन भी आपने वक्ताओं को बुलाया है मार्गदर्शन के लिए, उन सभी का बहुत धन्यवाद है। और अभी जो हमारे युवा इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, उनसे मेरा ये एक अनुरोध है कि वो इसको एक बराबर इस प्रोग्राम में जुड़े रहें
और इनसे आप जो समझकर आपके यहाँ पे जो भी डाउट हो रहे हैं या प्रश्न है या कुछ भी आपकी जिज्ञासा है या कोई रुकावट है, उसके लिए आप बिल्कुल हमें बताएं और हम आपके प्रश्नों का हर तरीके से उत्तर देंगे। सर, कृषि के क्षेत्र में जो यहाँ पर हम औषधीय जो पौधे हैं उनके ऊपर भी काम कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में इसमें बहुत काम हो रहा है और इसमें हम लोगों ने जो महासमुंद जिला है उसमें बागबाहरा जो ब्लॉक है उसके अंतर्गत बनपुरी गांव है। इस गांव में सर बहुत सारे औषधीय पौधा ब्राह्मी जैसे है, मंडूकर्णी है, शतावरी है, एलोवेरा है और सर्पगंधा है। इस तरह के पौधों का भी नर्सरी को बनाया है और बड़े लेवल पर खेती हो रहा है। सर, ये लेमन ग्रास का प्लांट है, ये भी महासमुंद में और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में, बेमेतरा ऐसे जिलों में इसके ऊपर काम हो रहा है। और जैसे कि लेमन ग्रास के बारे में पता है कि ये बहुत ही कम पानी में इसमें हो जाता है और एक रेन फेड क्रॉप भी इसको कहा जाता है और इसके लिए इसको जानवर भी नहीं खाते हैं। और लेमन ग्रास के एक एक्सट्रैक्शन प्लांट भी लगा सकते हैं आसपास, अगर 10-20 किसान उसको मिलकर उगाएं और इसका उसके बीच में उनके बीच में एक एक्सट्रैक्शन प्लांट है जो लेमन ग्रास से ऑयल निकलता है, उसकी बाजार में बहुत मांग है। और यहाँ तक कि हमने स्व सहायता समूह की महिलाओं को और यहाँ पर जो हमारे सेमिनार्स हुए हैं इसमें लेमन ऑयल, सिट्रोनेला ऑयल इन सबको उपयोग में लेके एक मॉस्किटो रेपेलेंट भी उसको बना सकते हैं। जैसे जो आजकल के जो मॉस्किटो रेपेलेंट जो आते हैं वो केमिकल बेस्ड होते हैं, जो ऑल आउट वगैरह जो हम लोग देखते हैं वो केमिकल बेस्ड होते हैं। ये हम अपना एक हर्बल मॉस्किटो रेपेलेंट इन सब चीजों से तैयार कर सकते हैं। बुद्धिवर्धक एक औषधि है, इसका भी यहाँ पे रेतीली दोमट मिट्टी में इसकी खेती आराम से की जा सकती है। और ब्राह्मी के लिए सर इसका जो आयुर्वेदिक और अन्य दवाइयों में इसका बहुत सारा उपयोग है। और लेकिन ब्राह्मी के लिए थोड़ा हमें सिंचाई की और पानी की आवश्यकता अधिक रहती है और जून और जुलाई के महीने में इसका रोपण किया जा सकता है। और रोपण के बाद में जैसे हम हर महीने एक रेगुलरली इसके लिए खरपतवार निकालने के लिए इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। और इसके जो फूल होते हैं हल्के नीले जामुनी व सफेद रंग के फूल होते हैं। और सर, ब्राह्मी के बाद ये अश्वगंधा का एक चित्र आपको दिख रहा है। अश्वगंधा भी एक औषधि है, उसका तो बहुत ही ज्यादा उपयोग है। अभी आप देखे होंगे बहुत सारी बड़ी बड़ी जो आयुर्वेदिक कंपनीज हैं उनके यहाँ पे अश्वगंधा के इनके टैबलेट फॉर्म में भी आता है और पाउडर फॉर्म में भी अश्वगंधा का सेवन किया जा सकता है। ये लाल रक्त कणिकाओं में वृद्धि करती है और कैंसर जैसे घातक रोगों में भी अश्वगंधा का बहुत ही असरकारी उपयोग किया जा रहा है। और ये अश्वगंधा सर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर अश्वगंधा को किसानों ने मतलब इसका उगाया भी है। जैसे बालोद जिले में मैं किसानों से मिली थी, उन्होंने इसको किया और जो इसका किसानों जो परंपरागत खेती करते हैं, धान की खेती कर रहे हैं, उससे लगभग 4 गुना से 5 गुना ज्यादा उनको इस औषधीय पौधों की खेती में रिटर्न आ रहा है। यहाँ तक कि सरकार के द्वारा इसमें सहायता दी जा रही है और इसका जो सहायता दी जा रही है उसके बारे में भी आपको जो डिटेल जानकारी है वो उपलब्ध हो जाएगी। और अभी केंद्र की नीतियों में भी केंद्र के द्वारा अश्वगंधा और अन्य जो औषधीय पौधे हैं उसमें पौधों के लिए बीज, जहाँ पौधे लगते हैं वहां पौधों के लिए जिसका बीज लगाया जाता है तो बीज के लिए, खाद के लिए और अन्य उसकी देख रेख और विशेषज्ञों के लिए उसके लिए विशेषज्ञों की उसके लिए सरकारी सहायता और निःशुल्क किसानों को दी जा रही है। अभी एक बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ में सरकारी योजना चल रही है, धान के अलावा अगर कुछ और खेती की जाए या वृक्षारोपण किया जाए तो 10,000 रुपए की सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है पर एकड़ के हिसाब से किसानों को।
अड़ूसा का पौधा भी लगाया जा सकता है। अड़ूसा का एक बहुत ही सुंदर ये पौधा है, और ये खांसी के सिरप में ज्यादा उपयोग में आता है सर। खांसी के सिरप में इसके, और इसको गमला या बालकनी में भी आप लगा सकते हैं। और जो ये एक सफेद रंग का इसका जो फूल होता है, यहाँ तक कि साउथ में और में इसको दाल और सब्जी में डालकर भी इसको खा सकते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और आयुर्वेदिक व यूनानी दवाइयों में इसे उपयोग में लाया जाता है। और इसको बहुत आसानी से पत्ते को स्टेम्स के साथ से लगाकर हम इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे औषधीय जैसे बच है, शतावरी है, औषधीय पौधे हैं जिनको कि हम कर सकते हैं, बहुत सक्सेसफुली उसको उगाया जा सकता है। हमारे 4 मार्ग में से जो एक मार्ग है चौथा, और वो है सहकारिता। सहकारिता मार्ग को अपनाना है, और इस तरह उद्यमिता, विकेंद्रीकरण, स्वदेशी, सहकारिता, ये 4 हमारे आधार है। इन 4 आधारों पर हम जो बेरोजगारी दूर करने का और समृद्ध भारत का हमारा जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, इसकी पूर्ति करना है और हर युवा को रोजगार मिले। साथ ही साथ सर, जैसे कि सर ने हमें आज, सिंह सर ने और आपने जो कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई कि हमें अपने एक छोटे स्तर से काम को शुरू करना है, उद्यम को शुरू करना है, तो उद्यमिता के हमारे गुण कुछ है जो हर युवा को हमें अच्छी प्रैक्टिसेस या इन गुणों को अपनाना है। और उद्यमिता जो, जैसे एक बिजनेस के लिए हमें सर ने बताया कि हम बिजनेस के लिए सभी बातों को सोच समझकर अपने बिजनेस को शुरू करें। तो इसके लिए कई प्रश्न जो युवाओं के मन में उठते हैं, जैसे जो जनरल है ज्यादातर, कि मुझे किसी भी उद्योग को शुरू करने के लिए फाइनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये एक तरह से मिथ है सर। बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें बहुत कम फाइनेंस लगता है, वित्त की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सिंह सर ने बताया, हमें छोटे स्तर पर उसको शुरू करें, हम उसको शुरू करके उसकी सभी एस्पेक्ट्स को हम परख लें, मार्केटिंग पे हम ध्यान दें, तो हम निश्चित ही एक अच्छा उद्यम स्थापित करने में सफल होंगे। और उसके जैसे दूसरा ये चीज है कि हम एक अकेले काम शुरू करें उद्यम, क्या हमारे साथ एक टीम होना चाहिए। तो आज के जमाने में सर, टीम भी अगर हमें मिलते हैं जिसका कि अलग अलग गुण रहता है, जैसे कोई एक युवा है जो, जिसका प्रोडक्शन के बारे में नॉलेज है, एक युवा है जो मार्केटिंग के बारे में उसकी एक्सपर्टाइज है, अगर दोनों मिलकर काम करें तो ये एक बहुत अच्छा संभावना हो जाती है कि उनका जो वेंचर है, बिजनेस वेंचर, वो बहुत आगे तक जाएगा। जैसे कि एक कहानी हमें अभी हमारे जो केंद्रीय अधिकारी हैं, सतीश जी भाई साहब हैं, अन्य कश्मीरी लाल जी भाई साहब ने हमें बताया कि अगर हमने अलग अलग बोतल 3 बोतल ले ले, और उसमें एक बोतल में जैसे बीज को रखा है, एक बोतल में मिट्टी को रखा है, एक बोतल में पानी को रखा है, तो तीनों अलग अलग बोतलों में अगर तीनों अलग अलग चीजें रखी है, तो क्या उससे कुछ हमको हासिल हो पाएगा? नहीं ना। लेकिन अगर हम तीनों को मिला दे, बीज, मिट्टी, पानी, तीनों को मिला दे, तो हमें पौधे के रूप में हमें उसका एक फल मिलेगा और वो आगे बढ़ेगा, वृक्ष बनेगा। तो इसी तरह उद्यमिता में भी ऐसे है, युवा अगर मिलके कुछ करना चाहे तो ये भी बहुत एक अच्छा आइडिया है। अलग अलग गुण वाले लोग मिलकर और उसको मिलकर किसी वेंचर को चलाएंगे तो उसके सक्सेस होने के रेशो ज्यादा हो जाएंगे। तो सर, मुझे कितना समय है बता दें तो उसी हिसाब जी, से। आपका समय हो भी गया है। जी, और धन्यवाद बहुत, सर। हाँ, बहुत ही अच्छे से आपने, सुमन बहन जी, आपने बहुत अच्छे से पूरे विषय को रखा, और जो आपका प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस है उसको भी रखा। मैं आपको ये बात पर एक खुशी साझा करना चाहता हूँ कि कल मेडिसिनल प्लांट्स का फार्मिंग, प्रोसेसिंग एंड इनोवेशन और उससे रिलेटेड 10,000 से लेकर 10 करोड़ तक की उद्यमिता को शुरू करने के विषय थे। और कल के कार्यक्रम में आदरणीय केशव जी भाई साहब और सेडमेप की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मध्य प्रदेश की, वो भी उपस्थित थी। सत्र खत्म होने के बाद शाम में कॉल आया, दोपहर से ही कॉल आने लगे
जी कुछ ने कुछ कोटेशंस मांगे, मैंने उनको कोटेशन दिया, मैंने कुछ फॉर्मेट उनको इमीडिएटली दिया। रात 11 बजे उसमें से कुछ लोगों ने एक प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की फॉर्मेट फिलअप कर ली, आज वो रजिस्टर्ड करा रहे हैं। और वो विदाउट लोन, अपन 10-11 लोग हैं, सभी ने 1.5-1.5 लाख मिला के 15 लाख कलेक्ट कर लिया है। मैंने उनको बता दी कि इस जगह से आप जाएंगे, ये कनेक्टिविटी करा दी, और वो काम अभी 1-2 दिन में शुरू करने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में है वो। ऐसे करके 2 लोग का और उस लेक्चर से मोटिवेशन आया कि जो सिर्फ पैकेजिंग, जो रॉ मटेरियल है, जैसे आपने बता रही थी ना, अश्वगंधा हो गया, सतावर हो गया, सिर्फ उनका रॉ मटेरियल कलेक्ट करके मार्केट में उतारने का काम शुरू करने की कुछ यूनिट जा रहे थे, वो भी मैंने कनेक्ट करा दिया उनको। तो अपन इमीडिएटली हैंड होल्डिंग कर लेंगे। और उन्हें कल शाम को करीब करीब 4:57 के आसपास उद्यम रजिस्ट्रेशन भी अपना कर लिया, और उनको सर्टिफिकेट भी आ गया। तो ऑन द स्पॉट कार्यक्रम भी हो जा रहे हैं, क्योंकि अपन जो बताते हैं A to Z, शुरू से आखिरी तक, एक जी कोई उस सेगमेंट में आइडिएशन, हैंड होल्डिंग, लाइसेंसिंग, मशीनरी एंड प्लांट्स एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल्स क्या लगने, फॉर्मूलास उस पर्टिकुलर का। कल हमने कम से कम 300 प्रकार की जो दवाइयां हैं, अरिस्ट है, 100-150 प्रकार के अरिस्ट, आसव, पाक, टैबलेट्स, कैप्सूल जो आयुर्वेदिक है, उसको बनाने के मेथड्स, फार्मूला जो फिक्स फार्मूला मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, और उसके लिए लगने वाले प्लांट से मशीनरी की कंप्लीट जानकारी एक सेशन में हम दिए थे। इसी प्रकार से गोबर वाले में हमको एक व्यक्ति मिले जिनको दिया बनाना गोबर से हवन सामग्री, और उसको आदमी भी मिल गया जो खरीदेगा, उसे टाई अप करा लिए। अब वो काम शुरू कर दिए, मतलब ऑन द कार्यक्रम उनको सर्टिफिकेट मिलेगा जून में, बट वो काम शुरू कर दिए। ऐसे ही एक व्यक्ति और मिले, बहुत खुशी की बात है कि अपने विचार परिवार से हैं और अखिल भारतीय अधिकारी हैं, गृहस्थ कार्यकर्ता हैं। वो गोवर्धन योजना में 5 करोड़ गवर्नमेंट से और अपना खुद का मिला के 10 करोड़ का, तो वो बिजनेसमैन भी है। गोबर पे बायो कंप्रेस्ड बायोगैस, मतलब इस 1000 गांव का फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी गोबर, और गोबर से कलेक्ट करके गोबर और एग्रीकल्चर वेस्ट को, जो एग्रीकल्चर वेस्ट बचते हैं, धान कट गई जो बची हुई उसका, जिसमें आग लगाते हैं, उसको कलेक्ट करके बायो सीएनजी की प्लांट और बायो की प्लांट और उसकी बायो एलपीजी, मतलब उस गांव के लोग अपने गाड़ियों में सीएनजी बायो सीएनजी फिलअप करा लेंगे, और साथ में जो एलपीजी गैस सिलेंडर है, बायो एलपीजी रिफिल होगी। ऊर्जा स्वराज वाला गांव ऐसा काम शुरू कर रहे हैं। तो हमारे इसमें लोग काम शुरू भी करते जा रहे हैं, क्योंकि हम वाइड एक्सपीरियंस के साथ सभी चीज को व्यू कर रहे हैं। जी इसी के साथ आगे के सेशन में अभी जैसे मैं आदरणीय हमारे बीच छत्तीसगढ़ प्रांत के स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संयोजक तथा स्वावलंबी भारत अभियान के प्रांत समन्वयक, और एक वरिष्ठ स्वयंसेवक जो विभिन्न दायित्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला के विभाग के प्रांत के विभिन्न दायित्व में युवाओं का सतत मार्गदर्शन करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। और अत्यंत मृदुभाषी, सरल स्वभाव के, और खुद एक व्यवसायी हैं, सफल व्यवसायी हैं, डाउन टू अर्थ है, सबसे बड़ी बात है। और हमेशा हेल्प के लिए तैयार करते रहते हैं, प्रतिभावान। ऐसे आदरणीय हम सबके आदरणीय आदरणीय श्री जगदीश पटेल जी भाई साहब से मैं सादर आग्रह करूंगा कि आप आज की सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं, अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री जगदीश पटेल जी भाई साहब। सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है ना? जी भाई साहब, आवाज आ रही है, आवाज आ रही बराबर। सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम तो एक नया इनोवेशन, इस प्रकार का ऑनलाइन प्रशिक्षण, और डॉक्टर प्रोफेसर विकास जी के इस इनोवेशन से मुझे लगता है देश में एक नई शुरुआत हुई है। ये हम सभी कार्यकर्ता और देश के बारे में और युवाओं के बारे में सोचने वालों, जितने भी कार्यकर्ता बंधु भगिनी हैं, उनके तरफ से मैं आपको साधुवाद देता हूं। और आज के अपने इस सेशन के मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर एसआर के सिंह सर जो रहे, आपने जो बातें हम सबके सामने रखी, मुझे लगता है आज का भारत जो है वो 1947 का भारत नहीं है, ये 2024 का भारत। और जैसे हमारे वरिष्ठ जन कहते हैं कि 2000 वर्ष पूर्व के भारत से हम कुछ प्रेरणा लेते हुए
2047 के भारत को हम देख रहे हैं। तो वर्तमान भारत में बहुत सारी संभावना है, बहुत सारे हर्डल्स भी है। तो युवाओं को, उभरती हमारी नई पीढ़ी को कृषि के माध्यम से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि भारत आज भी कृषि आधारित उद्योग का देश है और कृषि में अपार संभावना है। जैसे सर ने कहा कि हम क्वालिटी, क्वांटिटी और कंटिन्यूटी, इनको अगर हमने मेंटेन किया तो आज भी कृषि हम सबके लिए बहुत ही बड़ा बेस है, जिसके आधार पर हम अर्थोपार्जन करते हुए स्वयं का और देश के विकास में हमारी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। हम सबको मालूम है 1951 में जब भारत स्वतंत्र हुआ ही था, उस समय हमारे देश में लगभग, एक ही उदाहरण दे रहा हूँ, कि गेहूं की खपत लगभग 3 लाख टन थी और हम जस्ट आधा ही प्रोडक्शन कर पा रहे थे। उस समय हमको गेहूं का इंपोर्ट करना पड़ रहा था विदेशों से। और विंस्टन चर्चिल और अमेरिकन अर्थशास्त्री तो कहते थे कि भारत तो भूखमरी से ही मर जाएगा, क्योंकि उस समय हम आजाद ही हुए थे। सबको मालूम है हम इंपोर्ट करते थे लगभग 1.5 लाख टन गेहूं हम इंपोर्ट करते थे, और उस समय सीप से इंपोर्ट होता था और वही सीप से सीधा लोगों के पास जाता था। इसलिए एक शब्द प्रयोग भी होता था, सीप टू माउथ। वो भारत था। और वर्तमान भारत कैसा है? आज 11.5 लाख टन गेहूं का हम उत्पादन करते हैं। दुनिया के अनेक देशों को हम मुफ्त में गेहूं देने की स्थिति में है। यह भारत का चित्र बदला है। कृषि आधारित भारत जो है आज नए नए इनोवेशन चाहता है। जैसा सर ने कहा कि हम केवल बाजू वाला कर रहा है तो मैं कर लूं, ऐसा ना करते हुए हम अपने स्वयं के आइडिया से स्वयं के काम को करना, प्रारंभ करना, और जैसे सरकार की योजनाओं पर भी निर्भर न रहते हुए वो हमारे यहाँ मिडवे सपोर्ट कैसे बने। सर ने बहुत अच्छी बातें कही। मुझे लगता है कृषि आधारित हमारा देश का विकास का मॉडल आज अग्रसर है। सुमन जी ने कहा कि मेडिसिनल प्लांट, अधिकतर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लोग यहाँ पर हैं। हमारे दोनों प्रदेशों में प्रचुर मात्रा में मेडिसिनल प्लांट है, उसका मॉनिटरिंग नहीं हो रहा। जैसे छत्तीसगढ़ के वनांचलों में बड़ी मात्रा में आंवला होता है, लेकिन आंवला के प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। हमारे यहाँ बड़ी मात्रा में बस्तर में इमली होती है, अब वो इमली का प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ नहीं है, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को उसका मूल्य नहीं मिल रहा है। और वो यहाँ से जाता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में प्रोसेस होता है, वहां से जाता है एक्सपोर्ट विदेशों में। ये जो इनबैलेंस है उसको ठीक करने के लिए जो कृषि उत्पाद जहां पर उसका उत्पादन हो रहा है वही उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगनी चाहिए। फूड इंडस्ट्रीज का अगर बेस हमारे यहाँ मजबूत होगा, उतना हम कृषि पर जो अभी हमको मूल्य मिल रहा है उस पर अधिक मिलेगा। अभी हमारे कृषि के जितने भी उत्पाद है, आज कृषकों के सामने बड़ा चैलेंज है उसके उत्पाद का उचित मूल्य। और दूसरा उसमें हम क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमको सोचना होगा। और इस पर बड़ी संख्या में लोग लगे हैं। आवश्यकता है हमको एक दूसरे से कनेक्ट हो। आज छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते। एक समय था केवल एक परंपरागत चावल होते थे। आज छत्तीसगढ़ से भी अच्छी संख्या में इस चावल का ठीक से प्रोसेसिंग हो रहा है और एक्सपोर्ट हो रहा है। पिछले ये 8-10 दिन पहले की बात है, सुमन जी और मैं, हम यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास में छोटा सा स्थान है खरोरा, वहां गए थे एक राइस मिल। राइस मिल मतलब एक छोटा यूनिट होता है, उसमें प्रोसेसिंग कैसे होता है वो देखना। बाद में ध्यान में आया उनसे संवाद करते हुए कि छोटे से कस्बे में, छोटे से गांव का एक राइस मिलर, वहीं से पिछले वर्ष में उन्होंने 700 करोड़ का एक्सपोर्ट किया। ऐसे वैल्यू एडिशन कैसे हो, इस पर भी हमको विचार करना चाहिए।
और जैसा सर ने कहा कि आज के समय में एक भारत तो, हमारे यहाँ कहते थे ना कि दूध की नदियां बहती थी, सामान्य पानी किसी को मांगते थे तो लोग दूध पिलाते थे। ऐसा गौरवशाली इतिहास है। किसी ने कल्पना की थी क्या? यहाँ गंगा यमुना सरस्वती जैसी पवित्र नदियां बहती है, प्रचुर मात्रा में जल है, फिर भी जल को हम बेच सकते हैं। सर ने कहा ना कि 60,000 लाख मतलब करोड़ का अपना बिजनेस अभी पानी का हो गया। ये वास्तव में एक प्रकार से परिवर्तन के साथ, नए इनोवेशन के साथ, जमाने के साथ कदम मिला करके चलेंगे, तब हम अपना आर्थिक उन्नयन कर सकते हैं। वो कर रहा है इसलिए मैं करूं, सरकार की योजना है, सब्सिडी मिल रही है इसलिए करूं, ऐसा नहीं सोचते हुए हमारी प्रकृति, हमारे काम का स्वभाव और हमारे क्षेत्र में उसकी उपलब्धता, जैसा विकास जी ने कहा कि उत्पादन और उत्पादन का उचित मूल्य और उसके मार्केटिंग, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, फिनिश गुड का मार्केट, ये सारे विषय पर विचार करते हुए हम जैसे आगे बढ़ेंगे, तो जो अपने स्वावलंबी भारत अभियान में सुमन जी ने 4 विषय बताया कि देश की आर्थिक उन्नति में यही 4 आधारभूत स्तंभ है। एक है विकेंद्रीकरण, हमारी योजना जिला स्तर पे बननी चाहिए। दूसरा है उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। आज भारत का प्रत्येक युवा उद्यमी है, नौकरी के पीछे नहीं जाए। डोंट बी ए जॉब सीकर, बी ए जॉब प्रोवाइडर। मैं नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला कैसे बने, ऐसा एक मानसिकता हमारी बनेगी तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। तीसरा है स्थानीय और स्वदेशी। बहुत सारे हमारे यहाँ के उत्पाद को हम मार्केट उपलब्ध नहीं करा पा रहे, इसलिए बाहर की से बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ आके अपने प्रोडक्ट को बेच रही। हमारे दैनंदिन उपयोग की जो आवश्यक चीजें हैं वो स्थानीय कंपनियों की और स्वदेशी कंपनी को हम उपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा ये जो आर्थिक मॉडल है वो सक्सेस होगा। और चौथा है सहकारिता, कोऑपरेटिव। आज भी छत्तीसगढ़ में एक बड़ा चैलेंज है, जिसे बोलते हैं कि कृषि में नया इनोवेशन करना। समस्या ये है कि किसानों के पास बच गई अभी जमीन 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, तो उसमें इनोवेशन कैसे करेगा? आज मेरे पास 2 एकड़ जमीन है, मैं पारंपरिक धान लगा रहा हूँ और उससे इतना ही उत्पादन हो रहा है कि मेरे वर्ष भर के खर्चे चल रहे हैं। मैं वही का वही हूँ। अब आप बताते हो कि भैया आप इनोवेट करिए, आप कुछ नया करिए, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास जमीन ही 2 एकड़ है, मैं उसमें नया प्रयोग क्या कर सकता हूँ? उसके लिए एक मॉडल है सहकारिता। क्या मैं, मेरे आसपास के जो किसान हैं, ऐसे मिलकर के 5 किसान मिलकर के हमारी जमीन का जोड़ करेंगे तो पता चला वो 20 एकड़ हुई। तो 20 एकड़ जमीन में हम 3 एकड़ में, 2 एकड़ में कुछ प्रयोग करें, 18 एकड़ हमारी परंपरागत खेती करें और उसमें जो भी आय होगी वो सब बराबर बटेगी, हिस्से के बराबर। तो ऐसा इनोवेशन के लिए, ऐसा कुछ नया करने के लिए कोऑपरेटिव में जाना ही होगा, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे इवन बिजनेस हो। मेरा स्वयं का रियल एस्टेट का बिजनेस, मैं अपना उदाहरण दूं। 2013 में हमने सोचा रियल एस्टेट में जाना चाहिए। तो रियल एस्टेट में बड़ी लागत लगती है, बड़ी राशि लगती है, तो कहाँ से जुगाड़? तो एक नहीं, दो नहीं, ऐसे हम 7 लोग मिल करके, सातों मित्र है, मिलके हमने सोचा कि चलो मिल करके हमने शुरू किया। तो 2013 में हमने शुरू किया हमारा रियल एस्टेट का काम। पहले 2 साल के बाद हम एक लगभग 20 करोड़ का काम करते आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। आज वर्तमान में हमारा एक 423 प्लेट का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। आने वाले कुछ महीनों में 510 प्लेट का यूनिट हम कर सकते हैं। ये कब हो सकता है? जब आप मिलके कर सकते हो। मैं अकेला इतना फंडिंग भी नहीं कर सकता, मैं इतना अकेला इसका मार्केटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि सारे टूल्स को हमको देखना है। मार्केटिंग है, सेल्स है, परचेस है, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है। तो अगर हम मिल के कर रहे हैं तो एक पार्टनर वो देख रहा है, दूसरा पार्टनर सेल देख रहा है, दूसरा पार्टनर फाइनेंस देख रहा है। ऐसा चौथा जो आधार है हमारा कोऑपरेटिव, हम साथ में मिलके करेंगे तो निश्चित रूप से नया कर सकेंगे, बड़ा कर सकेंगे। तो ऐसे चारों बिंदु को ध्यान में रखते हुए डिसेंट्रलाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, लोकल एंड कोऑपरेटिव, ऐसे 4 पिलर पर ये स्वावलंबी भारत अभियान पूरे देश भर में
युवाओं के बीच में काम कर रहा है। और आज के इस सेमिनार में जैसे एग्रीकल्चर और मेडिसिनल प्लांट के बारे में एक बहुत ही सार्थक चर्चा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है। मैं इस अवसर पर प्रोफेसर विकास जी और ये पूरी टीम जिन्होंने इस कार्यक्रम को लगातार 37 आयामों में डिफरेंट डिफरेंट 37 सेगमेंट में सबका प्रशिक्षण हो रहा है। मैं अपना आप सबको मैं अपनी ओर से छत्तीसगढ़ स्वावलंबी भारत अभियान की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ और साधुवाद देता हूँ कि ऐसा एक इनोवेटिव कार्यक्रम हमने हम सब के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा। ये स्वावलंबन के लिए, भारत में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए, युवाओं का आर्थिक उन्नयन के लिए, ग्रामीण इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और अल्टीमेटली 2047 में एक विकसित भारत। और हम संघ के कार्यकर्ता जो कहते हैं कि परम वैभवम में तुम्हें तत्वराष्ट्रम, भारत माता को चिरंतन सिंहासन पर प्रतिष्ठित करने के इस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जगदीश पटेल जी भाई साहब। बहुत ही सारग्रभित और मोटिवेशनल और अपने विचार परिवार की लाइन के अकॉर्डिंग आपने पूरे विषय को रखा, मोटिवेट किया। और इस कार्यक्रम में आज SR के सिंह सर, सुमन मुथा बहन जी, आदरणीय जगदीश पटेल जी भाई साहब, आप सभी का आज जो मोटिवेशन मिला है। हम बीच बीच में मोटिवेशनल सेशन भी कराते हैं। एक दिन हमारा चर्चात्मक सत्र था, जो हमारे जितने प्रतिभागी हैं हम एक एक से बातचीत किए, उनके विषय को जाना। वो सत्र भी यूट्यूब पे अपलोड है। जो भाई बहन उस दिन प्रश्न पूछे थे और सबने इतने अच्छे से इस विषय को जाना, पहचाना, रखा। और उससे भी हमको मिला अभी अपने जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं सेड मैप के, उनके द्वारा भी कुछ सफल उद्यमियों की चर्चा, उनके जिले में जो काम उन्होंने खड़ा किया है, उन उद्यमियों के साथ में वो आने वाले हैं सेशन में। इस जिले में इस व्यक्ति ने ये काम खड़ा कर दिया और ये मेरे माध्यम से हुआ। तो ये प्रैक्टिकल सीधे लाइव ओरिएंटेड रहेगा कि इस जिले में इन्होंने ये काम खड़ा किया। ऐसे भी सेशन आगे होने वाले हैं। अभी भाई साहब मैं बताऊं, कल के सेशन में हम मसाला उद्योग, मसाला उद्योग की मसाला एंटरप्रेन्योरशिप, इस पे कल हमारी चर्चा है। और इसमें कितने प्रकार के मसाला हो सकते हैं, आउट ऑफ बॉक्स मसाला, कि कोई करेला का मसाला, गिलकी का मसाला, ऐसा मसाला जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उस मसालों के बारे में भी चर्चा होगी। मसाले के सेगमेंट, कोई सब्जी मसाला जैसे गरम मसाला है, गरम मसाला, मैं कंपनियों का नाम नहीं ले रहा हूँ, एवरेस्ट, MDH इसका, लेकिन गरम मसाला मतलब गरम मसाला, लेकिन सीजन वाइज गरम मसाला। समर सीजन में गरम मसाला क्या होना चाहिए, बारिश के सीजन का गरम मसाला क्या होना चाहिए। तो मसालों में भी आउट ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट, और जब प्रोडक्ट आउट ऑफ बॉक्स रहेगा तो लोग खरीदेंगे। ऐसे मसालों के कैसे पैकेजिंग बना सकते हैं, मसाला की 2-2 रुपए की पाउच कैसे बना सकते हैं, मसाला को एक्सपोर्ट करने का भारत का जो 33,000 करोड़ का सेगमेंट है, उसको हम कैसे 1 लाख करोड़ तक लेके चले जाएं, उसको लेकर के कि विश्व को मसाला ऐसे, कल उसका सेशन है। उसके बाद का एक सेशन है हमारा, जो अगला सेशन उसके बाद का है, 16 श्रृंगार को लेकर के किया, टिकली बिंदी बेहतर कैसे बना पाएंगे, हर्बल सिंदूर कैसे बना पाएंगे, चूड़ियां बनाने की प्लांट लाख छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश से पर्याप्त मात्रा में है, तो लाख की डिजाइनर चूड़ियां, या लाख और शीशे की मिक्स चूड़ियां, या वुडन लाख की कॉम्बिनेशन की चूड़ियां, कम से कम सैकड़ों प्रकार की चूड़ियों की कॉम्बिनेशन साइज के लिए प्लांट एंड मशीनरी कहाँ से मिलेगा। और घर के अंदर ही मातृशक्तियां एक प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड करा के अपने प्रोडक्ट को विश्व में कैसे बेच पाएंगी। 10,000 से लेकर 10 लाख तक के छोटे छोटे प्लांट की साइज बनने वाले 16 श्रृंगार के प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट, ब्यूटिशियन प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, चाहे वो आपका स्क्रबर हो, तो छत्तीसगढ़ में जो या हीना हो, तो जो पलाश का फूल है या मेहंदी है, उसे हर्बल हीना या मेहंदी बालों का कलर कैसे हो। और जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, उसका विरोध नहीं, विकल्प के रूप में आप कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं 16 श्रृंगार के करीब करीब 840 प्रकार के प्रोडक्ट, उसकी पैकेजिंग, उसकी बनाने वाली प्लांट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, जो नेल पॉलिश लगाते हैं, तो उसका भारत के दर्शन में
कि दार्शनिक महत्व क्या है, उसके बैकग्राउंड में क्या साइंस है, और नेल पॉलिश किस केमिकल से बनना है जो हार्मफुल है, किससे बनना चाहिए, कि मातृशक्तियां क्यों लगाती हैं, तो हमारा प्रोडक्ट ये लीजिए तो बाकी प्रोडक्ट फेल हो जाएंगे, हमारा ये इनोवेटिव साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन वाला प्रोडक्ट चल पड़ेगा। हमारा बस इतना ही है। इस 16वीं भारत अभियान का जगदीश पटेल जी भाई साहब हैं, सुमन मुथा बहन जी हैं, एस आर के सिंह सर हैं, आदरणीय सतीश जी भाई साहब हैं, केशव जी भाई, आप लोगों का मार्गदर्शन यही है कि प्रोडक्ट लोकल लेवल का हो लेकिन क्वालिटी उसकी ग्लोबल हो। ऐसे टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, प्लांट मशीनरी, ये हम आपको दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी छोटे स्तर पे। आपकी क्षमता 5,000 का, तो 5,000 से काम शुरू किया, तो लोन तो लिए नहीं है कि किसी से डरा है। यदि प्रोडक्ट बिकने लगा, यदि 5,000 लगा के पहले में 30,000 20,000 कमाने लगे, 10,000 लगा दीजिए, उसी जो इनकम बचेगा उसी से लगाएं। तो ऐसे ऐसे ग्रास रूट लेवल पे छोटी से बड़ी तक सभी आइडिएशन, हैंड होल्डिंग, लाइसेंसिंग क्या जरूरत है, इन सारे विषयों के साथ हम एक एक दिन की प्रस्तुति करते हैं। और बीच में जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जिनसे हमें मार्गदर्शन मिलता है, एक शक्ति प्रदान होती है, उनका भी सेशन कराते हैं। जैसे आज सुमन मुथा बहन जी, आदरणीय जगदीश पटेल जी भाई साहब, आदरणीय डॉक्टर एस आर के सिंह सर से शक्ति प्राप्त हुई। आदरणीय एस आर के सिंह सर से विशेष निवेदन ये भी है कि चूंकि आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के हर जिले में आपकी एक संस्था है, उस संस्था में 20-25 साइंटिस्ट काम करते हैं, और उन साइंटिस्ट का कम से कम 3-4 लाख परिवार तक सीधे पहुंच है। तो इनसे कनेक्टिविटी स्वावलंबी भारत अभियान की होगी, तो जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, वो भी फलित होगा। तो एक बार प्रत्यक्ष बैठक में आदरणीय गिरीश चंदेल जी भाई साहब रायपुर विश्वविद्यालय में है, वहाँ कार्यक्रम जगदीश पटेल जी भाई साहब और सुमन मुथा बहन जी के नेतृत्व में तय हो, और हम लोग सभी प्रोफेसर एस आर के सिंह सर को वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुला के एक छत्तीसगढ़ में हर जिले में कैसे क्या हो सकता है प्रत्यक्ष कार्यक्रम भी, इसके सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर जून में ऐसा प्रस्तावित है। आदरणीय केशव जी भाई साहब भी इसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, इसको आगे भी तय करेंगे। यह सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि जैसा कार्यक्रम होने के बाद आप लोग YouTube देख के मांगते हैं कि ये डीपीआर दे दीजिए, इसका कोटेशन दे दीजिए। अभी किसी ने मांगा कि आपके कोर्स में है हार्पिक, डिटॉल या लाइजॉल, जो प्लास्टिक के डब्बे में 5 लीटर 2 लीटर हम लेके आते हैं, पाउच बनाने का जो फार्मूला दीजिए। मतलब उसका सेशन होने वाला है, तो बहुत जीत किए, तो मैंने उनको फार्मूला दिया और प्लांट एंड मशीनरी वालों से कनेक्ट करा दिया। वो कौन सा फार्मूला था, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्व के साथ विश्व के प्रवास में जब जाते हैं तो विदेश का जो समझौता करके, तो वो प्लांट एंड टेक्नोलॉजी आई और मशीन टूल रूम से मशीन बनी है। अब वो 30-40 हजार की मशीन है, वो पाउच बनाता है। वो पाउच वो बेच रहे हैं 40 रुपए में। कितना बनाता है? 5 लीटर हार्पिक रेडी कर देता है, सेम क्वालिटी, कोई अंतर नहीं, बल्कि उससे और भी अच्छा, या अलग प्रकार का जो डोमेस्टिक केमिकल्स लगते हैं। तो ये काम अब मेन जो आपको समझना है, एक छोटा सा पॉइंट है जिसको समझना है। जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो ग्लोबल ब्रांड है, वो वॉल्यूम में प्रोडक्ट बनाती हैं। उनके पास वेराइटी ज्यादा नहीं हो सकता है। मसाले की यदि सब्जी मसाला तो सब्जी मसाला लेकिन आप वेराइटी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप रिटेल मार्केट को कवर करेंगे, वो थोक मार्केट को कवर कर रहे हैं। तो जब आप रिटेल मार्केट के लिए वेराइटी देंगे, मसाले में हमारे पास 108 वेराइटी है, तब देखिए आपका प्रोडक्ट कैसे बिकेगा। क्योंकि वो दूध का मसाला नहीं दे सकते हैं, दूध के मसाला में भी शुगर वालों के लिए, बीपी वालों के लिए, हार्ट वालों के लिए भी सेगमेंट नहीं दे सकते हैं। तो ये आप दे सकते हैं। तो हम लोग ऐसा कुछ फॉर्मूला, उसका आइडिएशन, इस सबके साथ फिर से कल मिलेंगे। कल बहुत अच्छा सेशन है मसाला उद्योग को लेकर के। अब 10,000 रुपए से 10 लाख तक का काम कैसे शुरू कर सकता है, प्रोडक्ट आपका बिकेगा, ये भी तय है। हम ऐसे इनोवेटिव फॉर्मूला आपको बताएंगे। तो कल हम लोग रोज भाई साहब, मैं बताना चाहूंगा, प्रतिदिन 11:30 बजे से 1 बजे तक ये सेशन चलता है, सोमवार से शुक्रवार तक। और जितने सेशन अभी तक हुए हैं यूट्यूब पे अपलोड होते जा रहे हैं। स्वावलंबी भारत अभियान का जो चैनल है माई एसबीए का, अभी अभिषेक जी ने इस पे डाला भी है चैट पे। और youtube.com पर @MySBA स्वावलंबी भारत अभी 565/वीडियोस। तो उस पे आदरणीय सतीश भाई साहब, कश्मीरी लाल जी भाई साहब, आप सभी का भी वीडियो है, ये वीडियो भी उस पे आ जाएगा। तो कल से पूरा भारत देश आदरणीय श्रीमान मुथा जी बहन जी, जगदीश जी भाई साहब, आदरणीय डॉक्टर एस आर के सिंह सर को भी देख पाएंगे, सुन पाएंगे। और इसी के साथ फिर से हम कल सभी 11:30 बजे इसी चैनल पे, एक सिंगल लिंक है इसकी जूम की और यूट्यूब की, उसी पे प्रतिदिन ये कार्यक्रम होता है। और इसी के साथ नर्मदा मैया
और अमरकंटक की ओर से, विश्वविद्यालय परिवार से और स्वावलंबी भारत अभियान की सभी पार्टी हैं, उन सब की तरफ से मैं अपने हृदय की अतल गहराइयों से आज के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर SRK सिंह सर, डायरेक्टर अटारी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रांत संयोजक स्वदेशी जागरण मंच, प्रांत समन्वयक स्वावलंबी भारत अभियान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक, और साथ में आदरणीय सुमन मुथा बहन जी, स्वावलंबी भारत अभियान की प्रांत सह समन्वयक, साथ में महिलाओं के लिए सतत जागृति और उद्यमिता बनाने का कार्यक्रम करने वाली, इनके साथ साथ में सभी पार्टिसिपेंट्स का, अभिषेक जी का, शुभम जी का, माई SBI की डिजिटल टीम के हार्दिक जी का, अश्विन जी का, सभी का हृदय के अतल गहराइयों से स्वागत करते हुए, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, अभिवादन करते हुए, आप सबकी अनुमति से कार्यक्रम आज का कंप्लीट होता है। पुनः कल 11:30 बजे हम सभी इसी चैनल पे मिलेंगे। नमस्कार जी, जय स्वदेशी। जय जब जय। बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे, गांव शहर की एक पुकार, उद्यमिता और स्वरोजगार। तो इन नारों के साथ आज का समापन होता है। इस सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कृपया दिए गए नंबर पर हमारे साथ संपर्क में बने रहें। हमारे व्हाट्सएप चैटबॉट पर हाई कहें और हमसे बात करें। हम आपकी जरूरतों के अनुसार अवसर प्रदान करते रहेंगे।